Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another important lecture related to your preparation of the NTS NAT-GAT test and the HEC HAT and the USAT test. So आज के लेक्चर में हम लोग एक कंप्लीट मॉक एग्जाम करेंगे कंडक्ट और इंशाल्लाह इसके अंदर ऑल दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं उन सबको जो है वो हम इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह एंड वो स्टूडेंट जो कि गैट और हैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उनके टेस्ट में पेयर हो रहे हैं वो इस मॉक्स का सिर्फ जो है क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश का पोर्शन कवर करेंगे जबकि the students preparing for the NTS NAT test and the HEC USAT they will cover up all the subjects of this test इंशाल्लाह। तो पहले इसमें क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का सेक्शन है, फिर उसके बाद आगे जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के जो है वो सेक्शन जो है वो इसमें इंशाल्लाह जो है वो इंक्लूडेड है। आज के इस मॉक एग्जाम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट जो है वो पहुंचता रहे। मेरे चैनल के ऊपर डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम से रिलेटेड जो है चाहे वो लॉ एडमिशन टेस्ट है, चाहे यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट हैं, कंप्लीट जो है वो प्रिपरेशन का मटेरियल जो है वो अपलोड किया जाता है, वीडियोस और एंड लेक्चर जो है वो अपलोड किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह जो है वो फायदेमंद होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का मॉक एग्जाम एंड आज के इस मॉक एग्जाम के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है if 12 men can complete job in 10 days working 8 hours daily। सो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर 12 लोग एक काम कंप्लीट करते हैं 10 दिनों में एंड वो लोग डेली जो है वो 8 आवर्स वर्क करते हैं तो 12 मैन है, तो 12 मैन है यहाँ पर इसमें, ठीक है, जो कि 10 डेज में एक जॉब फिनिश करते हैं एंड दे वर्क 8 आवर्स डेली और वो रोजाना जो है वो 8 घंटे डेली जो है वो काम कर रहे हैं। then how many days 12 men will take if they work 10 hours a day। कितना टाइम लगेगा 12 men को अगर वो 10 hours डेली जो है वो वर्क करते हैं। सो देखने में ऐसे लग रहा है कि जैसे कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने यहाँ पर हमें डिसीव करने की कोशिश की है। ये रिसेंट एनटीएस नैट टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एग्जामिनर ने यहाँ पर कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी 3 क्वांटिटीज के ऊपर जो बेस करती है प्रोपोर्शन उसका जिक्र जो है वो किया है। एंड डेफिनेटली इसमें मैन है, इसके अंदर डेज हैं, इसके अंदर आवर्स हैं, तो 3 चीजें जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन इफ आई लुक क्लोजली इनटू इट तो नंबर ऑफ मैन जो है वो पहले भी 12 में और बाद में भी 12 ही रह रहे हैं। सो 12 मैन है, बाद में भी 12 मैन है, सिर्फ जो चेंजिंग आई है वो ये आई है कि पहले वो 8 घंटे डेली काम कर रहे थे, नाउ दे आर वर्किंग फॉर 10 आवर्स डेली। सो अब वो जो है ना रोजाना 10 घंटे जो है वो काम कर रहे हैं। सो मैं लेट मी राइट डाउन दीज फॉर योर कन्वीनियंस एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। सो मैन जो है वो पहले भी 12 है, बाद में भी मैन जो है दे आर 12। डेज जो है वो पहले 10 है, हमने बताने हैं कि बाद में कितने डेज हो गए हैं। एंड पहले दे आर वर्किंग, प्रीवियसली दे आर वर्किंग 8 आवर्स डेली, नाउ दे आर वर्किंग फॉर 10 आवर्स डेली। सो क्योंकि मैन सेम है, यहाँ पर सिर्फ 2 क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं और 2 क्वांटिटीज जो है हमें देखना पड़ेगा कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो अगर वो डेली बेसिस के ऊपर ज्यादा आवर्स के लिए काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे उनको टू कंप्लीट दैट टास्क। सो इसका मतलब है कि ये कंपाउंड नहीं बल्कि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है? ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में आ जाए कि इतने लोग इतने दिनों में काम कर रहे हैं, अगर हम ये काम इतने दिनों में कंप्लीट करवाना चाहते हैं, कितने लोग चाहिए होंगे, या इस तरह का सिनेरियो आ जाए तो इनवर्स प्रोपोर्शन का वो क्वेश्चन होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट वे ये है कि जो भी आपके पास गिवन डेटा है, जो गिवन आपके पास वैल्यूज हैं, उनको आप मल्टीप्लाई कर लें। जो वैल्यू पूछी गई है उसके लिए जो वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, आज के लिए जो आपको वैल्यू दी गई है उससे आप जो है वो डिवाइड कर लें। आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास अननोन जो है उसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आपके पास अननोन क्वांटिटी जो भी फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ डेज जो है, नंबर ऑफ मैन जो है वो फिक्स्ड है और नंबर ऑफ डेज हमने बताने हैं, राइट। तो नंबर ऑफ डेज अननोन है और गिवन क्या है कि 10 दिन में काम होता है अगर वो 8 आवर डेली काम करते हैं। तो गिवन डेटा को क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। सो 8 इंटू 10 कर लें, ऐसे क्वेश्चन के अंदर शॉर्टकट है, 8 इंटू 10 कर लिया। और कहा जा रहा है कि अगर आप वो 10 घंटे डेली काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे? तो 10 आवर्स अ डे अगर आप वो काम करें, हम 10 से डिवाइड कर लेंगे। तो अब जो उनको नंबर ऑफ डेज चाहिए सेकंड केस के अंदर जो उनको डेज चाहिए वो आ जाएंगे, 10 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा
और 8 डेज जो है वो उनको चाहिए होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, गिवन डेटा को मल्टीप्लाई कर लें, आस्क वैल्यू से डिवाइड कर लें, आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स डिजिट? 1 से लेके 70 तक कितने नंबर्स हैं जिनके यूनिट्स प्लेस के ऊपर या तो 1 है या तो 9 है? सो 1 के अंदर भी 1 है यूनिट डिजिट पे, 9 के अंदर भी है। 11 के अंदर भी यूनिट डिजिट के ऊपर क्या है? 11 की अगर मैं बात करता हूं तो 11 के ऊपर भी यूनिट डिजिट में क्या है? 1 है। 19 है आगे, फिर 21 है आगे, फिर मेरे पास 29 है आगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं 70 तक जाऊंगा तो मेरे पास फिर लास्ट जो लाइन है उसमें 61 और फिर 69 होगा। सो इट मीन्स दैट हर डेकेड के अंदर, हर 1 से लेके 10 तक, फिर 11 से लेके 20 तक, हर एक के बीच में 2 जो है वो ऐसे नंबर्स आ रहे हैं कि जिनके यूनिट डिजिट के ऊपर या 1 है या 9 है। सो 2 2 2, फिर इसी तरीके से 3 वाले में भी 2 ही होंगे क्योंकि उसमें वो 31 और 39 होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, लेकिन टेस्ट में इतना टाइम तो होता नहीं है। 31 और 39 है, फिर 41 और 49 है, फिर 51 और 59 है। सो अगर आपको ये लगता है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो बेशक आप इन सारों को राइट डाउन करके काउंट कर लें। बहरहाल हर एक में ये 2 का एक पेयर मौजूद है 1 और 9 को लेकर। तो 1 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए और 14 हो गए। तो 1 से लेके 70 तक टोटल नंबर तो कितने बनते हैं? 70, जिसमें से 14 नंबर ऐसे आ रहे हैं कि जिनके यूनिट प्लेस के ऊपर या तो 1 है या तो उनके यूनिट प्लेस के ऊपर 9 है। तो अब हम क्या करेंगे कि परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? बचपन से हम लोग ये काम करते आ रहे हैं कि हम कहते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स हम कर देते हैं। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 कर देते थे, हमारे पास क्या रहता था? परसेंटेज आ जाता था। वही सिमिलर काम हम यहाँ पर करेंगे। तो हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जो आउटकम्स है उनको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे डिवाइड करेंगे, इनटू 100 कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। तो 7 2 जा 14, 7 10 जा, और फिर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 इंटू 10। तो 20% नंबर ऐसे हैं 1 से लेके 70 के बीच में जिनके यूनिट डिजिट के ऊपर या तो 1 आता है या फिर उनके यूनिट डिजिट के ऊपर जो है वो 9 आता है। सो दिस इज द राइट चॉइस हेयर। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर जो है वो करेक्ट चॉइस बनेगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इज 51। 3 कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है वो 51 है, यानी लगातार आने वाले नंबर्स का सम जो है वो 51 है। आपको कहा जा रहा है कि नंबर्स बताएं क्या है। देखिए कंसेक्टिव नंबर्स का जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है, मैं आइडिया देता चलूं उनको पहले। कंसेक्टिव नंबर्स का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले नंबर। सो लेट सपोज अगर एक नंबर 3 है तो उसके बाद आने वाला नंबर 4 होगा, फिर उसके बाद आने वाला नंबर 5 होगा, उसके बाद आने वाला नंबर 6 होगा। सो इट मीन्स डैट कि अगर मेरा फर्स्ट नंबर x है तो उसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा? एक इंक्रीज करके आ रहा है ना, तो x प्लस 1 हो जाएगा। फिर जब इसमें 1 ऐड होगा तो उससे अगला नंबर आ जाएगा, यानी वो x प्लस 2 हो जाएगा। सो इट मीन्स डैट कि अगर मेरे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, अगर मेरे पास 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनका सम 51 बन रहा है और मैंने वो नंबर्स बताने हैं, तो मैं क्या करूंगा? सो फर्स्ट नंबर तो मेरे पास x है, उससे अगला नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये 3 कंसेक्टिव नंबर्स आ गए मेरे पास। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनका जो सम है, इन 3 कंसेक्टिव नंबर्स का जो सम है वो 51 के इक्वल है। सो फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर x प्लस 1 हो गया, थर्ड नंबर जो है वो x प्लस 2 हो गया, इनका सम जो है वो 51 है। हमें कहा जा रहा है कि बताएं नंबर्स क्या है। ऐड कर लेते हैं इनको, x और x 3x, 1 और 2 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 51। 3 को राइट साइड पे ले जाएंगे, 48 आ जाएगा। 3x 3 के साथ कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 6। तो x की वैल्यू जो है ना वो क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगी। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 आ जाएगी। सो x की वैल्यू 16 आ जाएगी। फर्स्ट नंबर अगर 16 है तो फर्स्ट नंबर तो x है, उससे अगला नंबर 1 ऐड करके आया है, तो 1 उसमें ऐड किया तो 17 आ गया, फिर अगले में 1 ऐड किया तो उससे अगला नंबर 18 आ गया। तो मेरा जो पेयर बनता है वो ये बनता है 16 17 और 18। वो 3 नंबर्स की वैल्यू बनती है। मेरा जो आंसर बनता है, पेयर में तो 2 होते हैं, ये 3 नंबर हैं, तो मेरे तीनों कंसेक्टिव नंबर जो है वो 16 17 और 18 बनते हैं। तो अगर एग्जामिनर पेपर में ये कहता है कि कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं या कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं, तो फिर उस केस में आपने फर्स्ट नंबर को x सपोज करना है, सेकंड कंसेक्टिव इवन या ऑड नंबर को आपने x प्लस 2 सपोज करना होता है। ठीक है, लेट मी टर्न ऑफ द ऑटो शेप्स। उसके बाद वाला जो नंबर होगा उसको फिर मैंने x प्लस 4 करना है। चाहे इवन का केस हो चाहे ऑड का केस हो, दोनों में ये करना है। रीजन उसकी क्या है कि देखिए इवन और ऑड के अंदर क्या होता है, इवन और ऑड के अंदर क्या होता है कि
एक इवन नंबर से दूसरे इवन नंबर पे जाने के लिए भी 2 ही ऐड करना पड़ता है, और एक ऑड नंबर से दूसरे ऑड नंबर पे जाने के लिए भी हमें 2 ही ऐड करना पड़ता है। तो उस केस में फिर मैं पहला नंबर x सपोज करता, अगला x+2 करता, उससे अगला x+4 करता, अगर फोर्थ नंबर भी होता तो x+6 करता। तो इवन और ऑड के केस में याद रखिएगा, इन केस ऑफ इवन एंड ऑड, ठीक है, ऑलवेज यू विल हैव टू ऐड 2 फॉर द कंजेक्टिव नंबर्स, ठीक है, फॉर द कंजेक्टिव नंबर्स और कंजेक्टिव इंटीजर्स। सो दिस इज द रूल फॉर इवन एंड ऑड बोथ। सिंपल कंजेक्टिव नंबर्स का वर्ड यूज है, इवन और ऑड का नहीं है, तो फिर पहला नंबर x, उससे अगला x+1, उससे अगला x+2, ठीक है। और मैंने इनको इक्वेट किया था किसके, 51 के। क्यों किया था? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि उनका सम 51 है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इज अ पॉजिटिव नंबर देन 50% ऑफ 10x इज इक्वल्स टू, अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो 10x का 50% क्या होगा? 10x का 50% क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। सो एक नंबर है x, उसका 10 टाइम्स यहां पर गिवन है 10x, उसका 50% निकालना है। तो जब भी एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, बड़ा ही आसान काम है, जब भी एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, सो द इजी टास्क इज, द स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क इज कि आप उस नंबर को परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो 10x का मैंने क्या निकालना है, 50% निकालना है, मैं 10x को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 50%। नेक्स्ट स्टेप में परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे और हम 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा, जब भी परसेंटेज का साइन खत्म होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, और जब परसेंटेज बनानी होती है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जी एक नंबर है लेट से 700, इसका 20% निकालें, तो 700 को उठाएं, 20% से मल्टीप्लाई कर दें, नेक्स्ट स्टेप में 100 से डिवाइड करें, सॉल्व कर लें। वही काम मैंने यहां पर किया है कि 10x का 50% निकालना है। तो 10x को मैंने क्या किया, मैंने 10x को 50% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने 10x का 50% निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने परसेंटेज का साइन खत्म किया, 100 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड, जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5x आ जाएगा। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, अगर एक नंबर 5x है तो 50% उसका हाफ है, उसका आधा है, तो वो 5x बनता है। ये क्वेश्चन तो आप अपने दिमाग में जुबानी सॉल्व कर सकते थे। तो बीच में समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपको टाइम का बूस्ट देता है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है कि उसी टाइम आपने सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर 5n/6 की वैल्यू 60 है, तो ये बताएं कि 11n/6 की वैल्यू क्या होगी, 11n/6 की वैल्यू क्या होगी। सो 5n इज इक्वल टू, अगर 5n/6 अगर इक्वल टू 60 है और मैंने 11n/6 निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं इसको n/6 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। n/6 में कन्वर्ट करने के लिए जो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा n/6 इज इक्वल टू 60/5 इज इक्वल टू 60/5, 5 1 जा 5 और ये आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा n/6 इज इक्वल टू 12। अब इसको 11n बनाना है, तो दोनों तरफ क्या कर लेता हूं मैं, 11 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि मैथ्स में ये नहीं होता कि आप डायरेक्टली एक तरफ मल्टीप्लाई करें। मैथमेटिकल रूल है, अगर इक्वेशन ने इक्वल रहना है तो जो चीज मल्टीप्लाई हुई है लेफ्ट साइड पे वही राइट साइड पे होगी, अगर लेफ्ट पे कुछ ऐड हुआ तो उतनी अमाउंट राइट पे ऐड होगी, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करवाए, क्योंकि 11n/6 बनाना है इसको, तो ये बन जाएगा 11n/6 एंड 12 इंटू 11 आ जाएगा। 12 इंटू 11 करेंगे तो मेरे पास 132 आ जाएगा। तो एक नजर चॉइस पर रखा करें, 132 आ जाएगा। वाई 12 10 जा 120 एंड 12 11 जा 132 होता है, वरना आप मल्टीप्लाई इसको खुद कर लीजिएगा। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रिड्यूस टू हाफ देन द एरिया विल बिकम। सो प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर मैंने 5 पेपर का क्वेश्चन करवाया था, जहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर रेडियस जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा रेडियस में। वहां पे परसेंटेज की फॉर्म में चेंज पूछा हुआ था, यहाँ पर पार्ट्स की फॉर्म में चेंज पूछा हुआ है। क्योंकि अगर आप चॉइसेस को देखेंगे तो रिमेन सेम, डबल्स, क्वार्टर्स या हाफ की के आपके पास ऑप्शन है। डबल का तो मतलब क्या हो जाता है कि 2 टाइम्स हो गया, क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि 1/4 टाइम हो गया, हाफ का मतलब क्या है कि 1/2 हो गया। सो रेडियस जो है वो सर्कल का उसने क्या किया, 1/2 कर दिया है, और पूछ रहा है कि एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्केयर, पाई कांस्टेंट है, आर स्केयर जो है वो यहाँ पर क्या होता है, रेडियस होता है। तो लेट सपोज के पहले उसका रेडियस जो था वो आर था, मैंने ये कहा कि उसका रेडियस जो था वो आर था। अब उसका जो न्यू रेडियस है, न्यू रेडियस हाफ कर दिया गया है, तो मैंने ऊपर डैश डाल दिया, तो नया जो रेडियस है वो r/2 हो गया, r/2 हो गया। तो अब क्या है
जब मैं दोबारा एरिया निकालूंगा तो नया रेडियस क्या आ जाएगा, r/2 का स्केयर आ जाएगा। सो r/2 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये r/2 का स्केयर आएगा तो ये आ जाएगा r स्केयर डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या आ गया, r स्केयर डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो जब मैंने रेडियस की जगह पे हाफ प्लग इन किया है तो नया एरिया मेरे पास a प्राइम क्या आ गया है, वो r स्केयर बाय 4 आ गया है। अगर मैं इसको पुराने एरिया के साथ कंपेयर करूंगा, 1/4 को मैं कांस्टेंट है एक साइड पे ले जाता हूँ, पाई r स्केयर हो गया। तो नया एरिया क्या हो गया है, क्वार्टर हो गया है, 1/4 टाइम्स हो गया है, क्योंकि दिस इज द ओरिजिनल एरिया, पाई r स्केयर इज द ओरिजिनल एरिया। तो पाई r स्केयर जो है वो ओरिजिनल एरिया आ गया है इसका। तो नया एरिया क्या हो गया है, ओरिजिनल एरिया का क्वार्टर हो गया है, 1/4 टाइम्स हो गया। तो क्वार्टर में क्या रहता है कि चीज रिड्यूस हो जाती है 1/4 पे, राइट। तो ये क्वेश्चन बड़ा रिपीटेडली आ रहा है एग्जाम्स के अंदर, लेकिन देख के करना है कि इसमें वो परसेंटेज को पूछ रहे हैं, पार्ट को पूछ रहे हैं, बड़ा बेसिक होता है। अगर आपको यूं डिफिकल्ट लग रहा है तो आप बेशक पहले ये कर लें कि रेडियस की कोई एक वैल्यू सपोज कर लें, लेट सपोज 5। बाद में उसने कहा ना कि भाई हाफ कर दिया है, तो बाद में आप रेडियस की वैल्यू 5/2 पुट कर दें, या पहले 10 कर लें, 10 के बाद फिर आप उसका हाफ करेंगे तो 5 कर लें, चेकआउट करें कि रेडियस का क्या रिलेशनशिप आ रहा है, तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि 1/4 टाइम्स ही हो गया है। तो बहरहाल मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Numan's test score is 96, 97, 86, 98 and 92. What would he need on his next test to have an average of 94? नुमान का जो स्कोर है, ठीक है, टेस्ट स्कोर जो है उसका, वो फर्स्ट टेस्ट में 96 है, सेकंड में 97 है, थर्ड में 86 है, फोर्थ में 98 है, फिफ्थ में 92 है। नेक्स्ट टेस्ट में वो क्या स्कोर करे, नेक्स्ट टेस्ट में वो क्या स्कोर करे कि उसकी एवरेज जो है वो 94 बन जाए। सो नेक्स्ट टेस्ट कितनवा टेस्ट होगा, सिक्स्थ टेस्ट होगा। तो जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो सिक्स्थ टेस्ट होगा। तो जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो सिक्स्थ टेस्ट होगा, छठा जो है ना वो टेस्ट होगा। सो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एन क्या, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हैं। तो अब 6 मैचेस की एवरेज जो है वो 94 अगर बन जाए तो लास्ट मैच में क्या स्कोर होगा। तो फर्स्ट मैच का स्कोर है 96, अगले का स्कोर है 97, सम करते जाएंगे, उससे नेक्स्ट का है 86, फोर्थ का है 98, फिफ्थ का है 92, सिक्स्थ का स्कोर हमने फाइंड आउट करना है। लेट सपोज मैं उसको x6 का नाम दे देता हूँ या x का नाम दे देता हूँ, जो आपको आसान लगे। अब टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए हैं, 6 हो गए, 6 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन जानबूझ के एग्जामिनर ने यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी की हुई है। इससे क्या होगा कि बड़ी कैलकुलेशन में गलती का चांस जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है। 94 इंटू 6 कर लेंगे, 6 4 जा 24 का 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 चला जाएगा कैरी, 6 9 जा 54 होता है, 54 में मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 56 आ जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड पे तो हो जाएगा 564। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। इनको जब हम ऐड करेंगे, 96 है, 97 है, 86 है, 98 है, फिर 92 है, फिर x6 तो अपनी जगह पे रहेगा, 2 और 8 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 10, 10 और 6 क्या हो जाएगा, 16, 16 और 7 क्या हो जाएगा, 16 में जब मैं 7 को ऐड करूंगा तो 16 में 7 ऐड हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, 23 में 6 ऐड हो जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 का यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 चला जाएगा कैरी, 2 चला गया कैरी। तो ये क्या हो गया, 2 और 8 10, 10 और 9 19 और ये 18 28 हो गया ये। ठीक है जी, ये हो जाएगा 28, 28 में फिर मैं 9 ऐड कर लूंगा। ठीक है, 28 में बल्कि एक ही दफा 9 और 9 18 ऐड कर लेते हैं। सो 28 में 18 ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सो 8 और 8 16 का 6 1 चला गया, कैरी चला गया, 46, तो 469 आ गया। तो ये क्या आ गया, 469। x6 उस 6 टेस्ट का स्कोर है जो मैंने फाइंड आउट करना है। सिंपली क्या करूंगा, 569 को लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, 564 में से माइनस हो जाएगा। तो 564 में जब ये माइनस होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 95 आ जाएगा। तो 6 टेस्ट का स्कोर उसका क्या है, 95 है। तो बड़ा ही सिंपल सी चीज है। एक बात याद रखें, एवरेजेस का आसान क्वेश्चन आए, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में क्वेश्चन आए, तो हमेशा आपने स्टार्ट लेना है। एवरेज का फॉर्मूला के लिए ट्रिक क्या है या टिप क्या है, हमेशा आपने मेन फॉर्मूला से स्टार्ट लेना है। एवरेज का एक ही फॉर्मूला है या मीन का एक ही फॉर्मूला है कि जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं
सबको आप ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर. What is the percentage profit made on the sale of 1,000 shares of poultry stock bought at rupees 10 per share and sold at rupees 12 per share? कह रहा है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या बनेगा अगर आपने 1,000 शेयर पोल्ट्री के लिए हैं और किस प्राइस के ऊपर बाय किए हैं, आपने 10 रुपीज पर शेयर के ऊपर बाय किए हैं और आपने उनको सेल आउट किया रुपीज 12 पर शेयर. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1,000 शेयर बेचे गए हैं या 10,000 शेयर बेचे गए हैं या 1 लाख शेयर बेचे गए हैं या सिर्फ एक शेयर बेचा गया, प्रॉफिट सेम ही है. पर शेयर प्रॉफिट निकालें, टोटल शेयर पे प्रॉफिट निकालें, आपके पास प्रॉफिट सेम ही है. एक टेक्निक याद रखें, जब भी पेपर में आपके पास परसेंटेज प्रॉफिट का आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट का आ जाए यानी परसेंटेज चेंज का आ जाए, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, तो परसेंटेज प्रॉफिट का आ जाए, परसेंटेज लॉस का आ जाए, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का जब भी क्वेश्चन आएगा, क्या करना है कि ऊपर आपने इनका डिफरेंस ले लेना है, नीचे आपने क्या करना है, ऊपर तो डिफरेंस आ जाएगा, टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, नीचे ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, इंटू 100 हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर. सो एक शेयर पहले बाय किया गया है 10 रुपीज का, बाद में बेचा गया है 12 रुपीज का, तो बाद में बेचा गया है ये 12 रुपीज का, जो 12 लिखा हुआ है, ये 12 रुपीज का सेल आउट हुआ है. जब ये 12 रुपीज का शेयर सेल आउट हुआ है तो डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 2 रुपीज का डिफरेंस है. ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनली उस शेयर की प्राइस क्या थी, 10 रुपीज थी, 10 रुपीज का वो शेयर था, इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 10 करेंगे, सो 2 इंटू 10 जब हम करेंगे तो 20% आ जाएगा, 2 इंटू 10 के ऊपर क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा. सो 2 इंटू 10 किया तो 20% आ गया. तो हमेशा याद रखिएगा, प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट ऊपर कॉस्ट प्राइस नीचे होती है, तो वो आप उसको अगर उस हैजल में नहीं डलना चाहते तो सेम काम है, प्रॉफिट आता है ऐसे ही है कि सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेंगे, तो मेरे पास पहले क्या आएगा, मेरे पास पहले प्रॉफिट आएगा ऊपर, पहले प्रॉफिट निकालता, फिर मैं कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करता इंटू 100. तो देखिए हमें इंटरेस्ट टेस्ट में स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, इसलिए क्विकली क्वेश्चन करने का तरीका कार क्या है, परसेंटेज डिफरेंस का जब भी क्वेश्चन है, ऊपर इंक्रीज डिक्रीज का, ऊपर आपने क्या करना है, डिफरेंस ले लेना है, नीचे ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर लेना है, 100 आ जाएगा. रेशियो ऑफ 3 इंचेस टू 5 फीट इज, 3 इंचेस की रेशियो लेनी है 5 फीट के साथ. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक यहाँ पर नहीं करनी है. देखिए रेशो हमेशा तब ही निकाली जा सकती है जब दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम है, दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम है. अब 3 इंचेस है मेरे पास और आगे क्या है, 5 फीट है, तो पहले मुझे 5 फीट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंचेस. एक फीट में, ठीक है, एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 5 इंटू 12 कर लूंगा, जब मैं 5 इंटू 12 करूंगा तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा. 5 इंटू 12 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 60 इंचेस आ जाएगा. तो 5 इंटू 12 किया तो 60 आ जाएगा, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, रेशो हम कैसे निकालेंगे, 3:60 करके. अब रेशो निकाली जा सकती है क्योंकि यूनिट्स दोनों के सेम हो गया, अब ये भी इंचेस में आ गया, ये भी इंचेस में आ गया. तो जो ऊपर मैंने सिंबल प्लग इन किया, ये इंचेस का सिंबल होता है. सो रेशो का मतलब क्या होता है, सिंपली डिवाइड करना, तो 3/60, 3 1 3, 3 2 6, 1/20 आ जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/20, तो 1/20 आ गया, राइट जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं. कह रहा है 3/4 ऑफ 432 बताएं. बहुत इजी क्वेश्चन, बीच में अरिथमेटिक ऐसे बेसिक क्वेश्चन जानबूझ के भी एग्जाम में डालते हैं ताकि एक तो पेपर भी बैलेंस रहे, दूसरा आपको टाइम का बूस्ट भी मिल जाए. तो ऐसे क्वेश्चन को बोनस समझ के क्विकली सॉल्व करना है आपने. 3/4 निकालना है हमने, किसका, 432 का. तो किसी भी नंबर का स्पेसिफिक पार्ट निकालना है, नंबर को उठाएंगे, उस पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. 432 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 1 जा 4, ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, 43 में से 40 गया, 3 बचा, 3 और 2 32, 4 8 जा 32 आ गया. तो 108 इंटू 3 कर लेंगे. सो 108 इंटू 3 क्या आता है, 324 आता है. कैसे, 8 3 जा 24, 24 का लगा 4, 2 चला गया कैरी, 3 10 जा 30, 30 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 324 आ जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गैलन ऑफ पेंट. ये 1 गैलन ऑफ पेंट है, 1 यहाँ पे मिस प्रिंट था, मैंने ऐड कर दिया. 1 गैलन ऑफ पेंट विल कवर 75 स्क्वायर फीट. 1 गैलन ऑफ पेंट अगर हम यूज करते हैं तो 25 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो कवर करती है, 75 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है. सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है
1 gallon of paint will cover 75 square feet. How many gallons of paint will be required to paint the area of a rectangular wall that has a height of 12 feet and length of 25 feet? हमें कितने गैलन ऑफ पेंट चाहिए होगा अगर हम पेंट करना चाहते हैं एक एरिया को, किसके एरिया को, एक रेक्टेंगुलर वॉल के एरिया को हम पेंट करना चाहते हैं जिसकी हाइट जो है वो 12 फीट है और लेंथ जिसकी जो है वो 25 फीट है। लेंथ जो है वो जिसकी 25 फीट है। तो 1 गैलन ऑफ पेंट कितना एरिया कवर कर रहा है? 1 गैलन ऑफ पेंट जो कवर कर रहा है वो 75 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, सो 1 गैलन ऑफ पेंट यूज हो रहा है 75 स्क्वायर फीट एरिया में। तो 75 स्क्वायर फीट का एरिया हो रहा है। अब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर वॉल है जिसकी हाइट 12 फीट है और लेंथ उसकी 25 फीट है। पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो रेक्टेंगुलर वॉल है इसका मैं एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया, इसकी लेंथ कितनी है 25, विड्थ कितनी है 12, 25 इंटू 12 कर लेंगे हम लोग। हमारे पास पहले तो एरिया आना चाहिए। सो 25 इंटू 12 किया, 2 5 जा 10 का 0 1 चला गया कैरी, 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आ गया, क्रॉस कर लेंगे 1 5 जा 5, 1 2 जा 2। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा 0 और ये 10 का 0 और 1 चला गया कैरी। तो ये क्या बन जाएगा, टोटल एरिया जो बन जाएगा वो 300 स्क्वायर फीट है। 300 स्क्वायर फीट है। अब एक गैलन जो है वो 75 स्क्वायर फीट करता है। तो हमें कितने गैलन चाहिए होंगे? हमें कितने गैलन चाहिए होंगे? तो टोटल एरिया को मैं डिवाइड करूंगा, सिंपली कॉमन सेंस की बात है, टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे। 1 गैलन का कितना एरिया जो है, 1 गैलन ऑफ पेंट से कितना एरिया पेंट हो पाता है या कवर हो पाता है, राइट? तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ गैलन आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा एग्जामिनर ने रिसीव करने की कोशिश की थी कि एरिया नहीं था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो 300 इसका टोटल एरिया आ गया, 75 से डिवाइड कर लेंगे। 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, 75 3 जा 225 एंड 75 4 जा जो है वो हमारे पास क्या होता है 300 होता है। आप 5 के टेबल से भी कटिंग कर सकते हैं। तो बहरहाल 4 गैलन ऑफ पेंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। आंसर जो है वो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट चॉइस है, 4 गैलन ऑफ पेंट बनता है। कह रहा है मैन परचेजेस अ टीवी फॉर ₹8,000 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%। एक आदमी ने एक टीवी परचेज किया है 8,000 का, उसने उसको बेचा है एट अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? वेरी इजी, वेरी इजी। लॉस में क्या होता है कि माइनस हो जाता है। लॉस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो अगर 8,000 का टीवी जो है उसने बाय किया है, 10% का उसको हुआ है लॉस, सेलिंग प्राइस उसकी जो है वो हमने कितने प्राइस पे उसने बेचा है, सेलिंग प्राइस उसकी क्या है वो हमने बतानी है। सो 8,000 का 10% निकालेंगे पहले। सो 8,000 का 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, 8,000 को उठाएंगे, 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालिए, नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा के 100 से क्या कर लें, डिवाइड। टाइम पेपर में बहुत ज्यादा बच जाएगा, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, जीरो जीरो के साथ कैंसिल। तो इसका मतलब है 8,000 का 10% बना, 800 का लॉस उसको हुआ। तो 8,000 में से उसकी चीज ली थी उसने, बेचते हुए उसने 800 रुपये कम की सेल आउट की है, तो वो आ जाएगा मेरे पास 7,200। तो 7,200 जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस बनती है। तो ये सेलिंग प्राइस मैंने कैसे निकाली है? तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे लॉस को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस जहां पर जो उसकी आई है वो 7,200 आई है। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। ऑन द फर्स्ट डे आयशा अर्न ₹80 लेस देन सारा। पहले दिन आयशा ने ₹80 कम अर्न किए हैं, कमाए हैं सारा से, लेस देन सारा। एंड ऑन द सेकेंड डे शी अर्न ₹60 मोर देन सारा। ऑन द सेकेंड डे, सेकेंड डे पे उसने ₹60 ज्यादा अर्न किए हैं सारा से। Which of the following statements must be true about Aisha's total earnings over 2 years as compared to Sarah? कौन सी बात जो है हम, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, आयशा की टोटल अर्निंग है जो इन 2 दिनों की, उसका जब कंपैरिजन किया जाएगा सारा की 2 डेज की अर्निंग के साथ। तो हम देखते हैं कि पहले फर्स्ट डे पे कितनी अर्निंग हुई है, कितनी अर्निंग हुई है। तो फर्स्ट डे के बारे में हमें ये पता चल रहा है
आयशा ने 80 रुपीज कम अर्न किए हैं देन 80 रुपीज कम अर्न किए हैं देन सारा। आयशा ने 80 रुपीज लेस अर्न किए हैं देन सारा। तो मैं ये सपोज करता हूं कि सारा की जो फर्स्ट डे की इनकम है वो है एक्स, आयशा की उस दिन की इनकम क्या है, एक्स माइनस 80। सो एक्स एक अमाउंट है, तो लेट सपोज सारा ने एक्स रुपीज अर्न किए हैं फर्स्ट डे पे, और आयशा ने क्योंकि उस दिन 80 रुपीज कम अर्न किए हैं सारा से, तो एक्स माइनस 80 हो जाएगा। ये दोनों की होगी फर्स्ट डे की इनकम, ये दोनों की क्या होगी, ये फर्स्ट डे की इनकम हो गई है। तो दिस इज द फर्स्ट डे इनकम ऑफ बोथ। अच्छा, फॉर सेकंड डे क्या है, सेकंड डे के लिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड डे में क्या है हमारे पास। तो सेकंड डे में क्या है कि ऑन द सेकंड डे शी अर्न ₹60 मोर देन सारा। अब सेकंड डे पे उसने 60 रुपीज सारा से ज्यादा अर्न किए हैं, 60 रुपीज उसने सारा से ज्यादा अर्न किए हैं। अब सेकंड डे पे मैं कहता हूं कि सारा की जो इनकम है वो है वाई, और आयशा ने आज के दिन सारा की से 60 रुपीज ज्यादा अर्न किए हैं, तो आयशा की आज की इनकम क्या होगी, वाई प्लस 60। अब दोनों की इनकम्स देख लेते हैं, दोनों दिनों की टोटल इनकम्स देख लेते हैं दोनों की। तो दोनों दिनों की टोटल इनकम्स अब हम देखते हैं। सो टोटल इनकम जो है ना वो अब हम लोग देखते हैं। सो टोटल इनकम जो है ना वो हम इन दोनों की देखते हैं, ठीक है। सो टोटल इनकम जो है वो अब हम देखते हैं। तो सारा ने फर्स्ट डे पे अर्न किए हैं एक्स रुपीज, सेकेंड डे पे अर्न किए हैं वाई रुपीज, तो सारा की जो टोटल इनकम बनती है वो बनती है एक्स प्लस वाई। आयशा की जो टोटल इनकम बनती है वो क्या बनती है, फर्स्ट डे पे आयशा ने अर्न किया है एक्स माइनस 80, सेकेंड डे पे आयशा ने अर्न किया है वाई प्लस 60। सो एक्स और वाई ऐड कर लेंगे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, -80 प्लस 60 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -20 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो सेकेंड डे पे आयशा की जो इनकम है टोटल मिलाकर बोथ डेज की, तो एक्स प्लस वाई -20 है। तो एक्स प्लस वाई एक बड़ा नंबर है ना, आयशा में एक्स प्लस वाई तो है, एक्स प्लस वाई अमाउंट तो है, लेकिन उसमें 20 रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब है सारा ने ज्यादा अर्न किए हैं 20 रुपीज देन आयशा, तो आयशा अर्न 20 रुपीज लेस देन सारा इन टोटल। यस, ये बात ठीक है, क्योंकि आयशा और सारा की इनकम में क्या आ रहा है कि आयशा की इनकम जो है वो सारा की इनकम -20 के इक्वल आ रही है। सारा की इनकम एक्स प्लस वाई आई है, इसकी इनकम एक्स प्लस वाई -20 आई है। तो ऑप्शन ए हियर इज द करेक्ट चॉइस। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 है, यहां पर कहा जा रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो एक इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर 75% वोटर्स ने वोट कास्ट किया है, जिसमें से 2% वोटर्स के वोट जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, वो इनवैलिड हो गए हैं। आगे कहा जा रहा है अ कैंडिडेट, तो उसको भी आगे हाईलाइट कर लेते हैं। वहां पर कहा जा रहा है कि a candidate got 9,261 votes, of which were 75% of the total valid votes. Find the total number of enrolled voters. हमने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं वो यहां पर बताने हैं कि कितने हैं। सो टोटल वोटर्स हम ये सपोज करते हैं कि दे आर, टोटल वोटर्स आर वी, लेट सपोज वी, आप वी सपोज करते हो, एक्स सपोज करते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। तो हमने कहा कि टोटल वोटर्स यहाँ पर कितने हैं, वो वी हैं। और टोटल वोट्स कास्टेड कितने हैं, तो टोटल वोट्स कास्टेड कितने बनते हैं, अगर मैं वोट्स कास्टेड को देखूं तो वोट्स कास्टेड कितने बनते हैं, वो टोटल का 75% कास्ट हुए हैं, और उस 75% का 2% जो है वो इनवैलिड हो गए हैं। सो टोटल वोट्स हैं वी, जिसका 75% कास्ट हुए हैं। तो किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो टोटल वोट्स वी हैं, ठीक है, जिसमें से 75% लोगों ने वोट डाला है, उसका 75% निकाल लेते हैं। तो 75% से मल्टीप्लाई करने के साथ ही मैं इसको 98% से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसके जो वोट्स हैं, टोटल वोट्स कास्ट जो 100% बनते हैं, तो जो उसका 75% वोट कास्ट हुए उसका 2% वोट्स इनवैलिड है, 2% वोट्स को डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो पीछे जो वोट्स एक्सेप्ट किए गए हैं वो 98% है। तो ये टोटल वोट्स कास्टेड बनते हैं। ये क्या बनते हैं, ये टोटल वोट्स कास्टेड बनते हैं, ठीक है। जो वी हैं उसका 75% जो है वो वोट लोगों ने कास्ट किया, जिसमें से 98% जो है वो
क्या है, करेक्ट है। तो ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं, ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वी, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं वी। अब इस कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं वो इनका 75% है, यानी इस सब का भी 75% मिला है इसको, और वो है 9261 वोट्स। तो 9261 वोट जो है इस सब का 75% बनते हैं, इस सब का 75% बनते हैं। तो जिस कैंडिडेट को मिले हैं 9261 वोट्स, वो टोटल वोट्स जो कास्ट हुए हैं 75% इंटू 98%, इसका फिर जो है वो फर्दर क्या बनते हैं, इसका फर्दर जो है वो फिर 75% बनते हैं। तो 75% निकालने के लिए इसको अब मैं आगे फर्दर 75% से मल्टीप्लाई करूंगा। परसेंटेज निकालने के लिए, एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालने के लिए जो परसेंटेज निकालनी है उसी से आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने सिर्फ वही काम किया जो मैंने ऊपर भी आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो, आप मिक्स ना कर दें। अब जब भी परसेंटेज का साइन खत्म होगा तो हम क्या करते हैं, हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये बन जाएगा 9261, 75/100 हो जाएगा ये, इंटू वी, इंटू ये भी हो जाएगा 75/100, इंटू ये हो जाएगा 98/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन खत्म हुआ। और हमने ये टोटल एनरोल्ड वोटर्स वी, जो टोटल वोटर्स थे वो वी निकालने हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर जाकर। तो 9261 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला 100 जो है वो ये वाला, दूसरा एक ये वाला, तो ये तीनों वहां जाकर हो जाएंगे मल्टीप्लाई। एक 75 ये वाला नीचे चला जाएगा, एक ये वाला 75 वहां भी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 98, पीछे रह जाएगा वी, टोटल एनरोल्ड वोटर्स। कटिंग कर लीजिएगा, 25 4 दा 3 दा, 25 4 दा 3 दा, ठीक है। ये इसको काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, ये जो है वो 49 हो जाएगा। आगे आप कटिंग कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, और आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास 16,800 वोटर जो हैं वो टोटल एनरोल्ड वोटर हैं, जिसमें से 75% वोट डाले गए थे और उन 75 का 2% इनवैलिड थे। और जो कैंडिडेट जिसको मेजोरिटी मिली थी उसको 9261 वोट मिले थे। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, 3/3 का मैट्रिक्स है, उसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट क्या पड़ा हुआ है यहाँ पर 1, नीचे आ जाएगा 7 2 9 और 4, ये प्लस के साथ। फिर रूल है कि नेक्स्ट टर्म को माइनस के साथ लिखा जाता है, तो अब मैं इसको लिखूंगा माइनस के साथ। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो, इस कंप्लीट फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को मैं छोड़ दूंगा, तो पीछे क्या आ जाएगा मेरे पास, पीछे आ जाएगा ये 3 1 और ये आ जाएगा 9 4। पहली टर्म प्लस, अगला माइनस, फिर अगली टर्म फिर प्लस 4 आ जाएगा। इसको छोड़ देंगे और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, 3 7 1 और 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेते हैं, 7 4 जा 28, 28 में से 9 2 जा 18 हो जाएगा, और 1 बाय -2, 4 3 जा 12, 12 में से 9 को माइनस करेंगे, बाय 4 है, 3 2 जा 6, 6 में से 7 को माइनस करेंगे, तो 28 में से 18 चला गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, पीछे आ गया 10, 12 में से 9 चला गया 3, 3 और 2 -6, और ये आ जाएगा 6 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, +10 और -10 मिल जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर जो है वो आपने नन ऑफ दीज जो है वो इसमें मार्क करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में एग्जामिनर क्या कह रहा है, देखते हैं, स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। कह रहा है इफ, तो इस क्वेश्चन में, ये किसी का माइक खुला हुआ मैं बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ 2 डाइस आर थ्रोन, अगर 2 डाइस को थ्रो किया गया है, इसका मतलब है इकट्ठे फेंके जा रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेम नंबर शोज अप ऑन बोथ डाइस, दैट सेम नंबर शोज अप ऑन बोथ डाइस। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग सेम नंबर की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर क्या आएगा मेरे पास, कितने नंबर ऑफ टाइम्स सेम नंबर आया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। नीचे वाला एस क्या है, सैंपल स्पेस है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेम नंबर्स की। एक डाइस के ऊपर 6 रिजल्ट्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक, दूसरे डाइस के ऊपर भी 6 रिजल्ट्स हैं, तो टोटल आउटकम्स क्या बन जाएंगे, 6 × 6 36। सेम आउटकम्स कितने बनते हैं, 6 बनते हैं, 6 बनते हैं, क्यों,
1,1, अगर दोनों पे 1 1 आ जाए तो सेम है, दोनों पे 2 और 2 आ जाए सेम है, दोनों पे ही 3 आ जाए 3,3 दोनों पे सेम है, दोनों पे 4 आ जाए 4,4 दोनों पे सेम है, 5,5 पे भी दोनों पे सेम है, और 6,6 पे भी दोनों पे सेम है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या प्रोबेबिलिटी है अगर दो डाइस इकट्ठे फेंके गए हैं, दोनों के ऊपर सेम नंबर आता है, तो दोनों के ऊपर सेम नंबर जब आता है तो वो 6 डिफरेंट सिनेरियोज बनते हैं, जबकि टोटल जो है वो 36 हैं। कैंसिल कर लेंगे, 6 1 6, 6 6 36, तो ये आंसर आ जाएगा 1/6। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/6। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या आ गया 1/6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी जो है इसकी ये आ गई है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज का क्वेश्चन है। ऊपर भी जब मैं एवरेज का क्वेश्चन गुजरा है तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई है कि एवरेज के क्वेश्चन का तरीकाकार यही है कि सबसे पहले क्या करें कि मेन एवरेज के फॉर्मूला पे जाएं, बेसिक फॉर्मूला पे जाएं, तो आपके उसमें वैल्यूज प्लग इन करें, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वही काम अब हम यहाँ पर भी करेंगे। फिर कह रहा है कि इफ अली स्कोर 70 मार्क्स इन द 6th टेस्ट, अगर अली का छठे टेस्ट का जो स्कोर है, छठे टेस्ट का जो स्कोर है वो 70 है, अली का छठे टेस्ट का जो स्कोर है वो 70 है, देन इज एवरेज ऑफ 6 टेस्ट विल बी, उसकी 6 टेस्ट की जो एवरेज है वो 4 लेस होगी है देन द प्रीवियस एवरेज। अगर अली 6th टेस्ट में 70 का स्कोर करता है तो उसकी नई एवरेज जो है पुरानी एवरेज से, नई एवरेज जो है वो पुरानी एवरेज से यानी 5 टेस्ट की एवरेज से 4 कम हो गई है। व्हाट वाज द एवरेज ऑफ हिज फर्स्ट 5 टेस्ट, उसके फर्स्ट 5 टेस्ट की एवरेज क्या है, उसके फर्स्ट 5 टेस्ट की एवरेज क्या है, ये निकालिए। वो ये कह रहा है। तो अब आप ये देखिए कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय एन। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय एन। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाय एन, एस बाय एन एवरेज का फॉर्मूला होता है। जितने भी नंबर है सबको सम करें, डिवाइड बाय एन करें। तो मैंने कहा ना जब भी एवरेज का क्वेश्चन है बेसिक फॉर्मूला पे वापस जाएं, वहां से स्टार्ट लिया करें। अब छठे टेस्ट का जो उसका स्कोर है, 6th टेस्ट का जो उसका स्कोर है वो 70 है। जब 6 टेस्ट में उसने 70 का स्कोर किया है तो उसकी एवरेज 6 टेस्ट की कम हो गई है पुरानी एवरेज से। तो पुरानी एवरेज क्या है, 5 टेस्ट की एवरेज है। सो 5 टेस्ट की एवरेज कैसे आएगी, 5 टेस्ट की एवरेज कैसे आएगी, सम ऑफ ऑल दोस 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। ये तो पुरानी एवरेज आ गई, प्रीवियस एवरेज ये है। अच्छा, अब हमें कह रहा है कि जब 6 टेस्ट में 70 का स्कोर हुआ है तो एवरेज 4 कम होगी है पुरानी एवरेज से। तो 6 टेस्ट की एवरेज कैसे लिखेंगे, 6 टेस्ट की एवरेज लिखी जाएगी A6। 6 टेस्ट हैं, 6 के 6 को सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। जो 6 टेस्ट की एवरेज है वो पुरानी एवरेज से 4 लेस है, तो छठे टेस्ट की जो एवरेज है वो 5th टेस्ट की एवरेज में से 5 माइनस करके 4 माइनस करके आ रही है। क्यों, क्योंकि वो उससे 4 लेस है। क्वेश्चन में कहा गया है कि नई जो एवरेज है वो पुरानी एवरेज से 4 लेस है। तो नई एवरेज क्या है A6, जो कि A5 से 4 लेस है, इसलिए मैंने 4 माइनस कर दिया। अब S6 को मैं कैसे लिखूंगा, S6 को मैं कैसे राइट डाउन करूंगा। S6 को राइट डाउन करने का तरीका कार क्या है, फर्स्ट 5 का सम प्लस 6 का सम। 6 टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया है, 70 का स्कोर किया है। 6 टेस्ट में उसने 70 का स्कोर किया है, डिवाइड बाय 6 अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय 6 जो है वो अपनी जगह पर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं S5 निकाल लेते हैं या A5 निकाल लेते हैं, जो आपको आसान लगे। क्योंकि मैंने तो एवरेज A5 की निकालनी है, पुरानी एवरेज निकालनी है फर्स्ट 5 टेस्ट की, तो मैं इसको A5 में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो इस फॉर्मूला से 5 ऑफ टेस्ट के फॉर्मूला से ये आ जाएगा 5A5, 5 टाइम्स A5 आ जाएगा, S5 आ जाएगा 5 टाइम्स A5। तो ये वाला A5 अपनी जगह पे रहने देते हैं, -4 अपनी जगह पे रहने देते हैं। इनके साथ जो नीचे वाला 6 है आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू S5 की जगह पे मैं पुट करूंगा 5 टाइम्स A5 प्लस 70, 5 टाइम्स A5 प्लस 70। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, यह आ जाएगा 6A5 माइनस 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 5 टाइम्स A5 प्लस 70 प्लस 70। A5 निकालना है, टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 5A5 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, 6A5 में से
6A5 में से, 6A5 है ये, तो 6A5 में से, 6A5 में से जब ये वाला 5A5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो पीछे आ जाएगा 5A5 इज इक्वल टू 70 में ये वाला 24 जाकर ऐड हो जाएगा तो प्लस 24 होकर हो जाएगा 94। जबकि यहाँ पर क्या रह जाएगा, 6A5 में से जब 5A5 जाएगा तो A5 रह जाएगा, तो इसमें से क्या रह जाएगा, ये A5 रह जाएगा। सो एवरेज निकालनी थी हमने फर्स्ट 5 टेस्ट की। सो रीकैप कर लेते हैं इसका क्विक। ठीक है, अली ने 70 का स्कोर किया है अपने छठे टेस्ट में, 6 टेस्ट में। जो उसकी एवरेज 6 टेस्ट की है वो लेस हो गई है, 4 कम हो गई है उसकी प्रीवियस एवरेज से। आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 5 टेस्ट की एवरेज बताएं, यानी प्रीवियस एवरेज बताएं। तो 5 टेस्ट की एवरेज कैसे आएगी, सम ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5। 6 टेस्ट की एवरेज कैसे आएगी, सम ऑफ ऑल दो 6 टेस्ट डिवाइडेड बाय 6, राइट। अब A6 का A5 के साथ क्या रिलेशनशिप बन जाता है, यानी वो प्रीवियस एवरेज से 4 लेस है, तो A5 माइनस 4 हो गया। S6 को मैंने ब्रेक डाउन करके लिखा सम ऑफ 5 टेस्ट प्लस द 6th टेस्ट। 6 टेस्ट का स्कोर कितना था, 70, तो ये S6 ही बन गया, ये टोटल S6 ही बनता है, सम ऑफ 6 बनता है। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने सम ऑफ 5 की जगह पे 5A5 प्लग इन किया। क्यों, क्योंकि मैंने A5 यानी एवरेज ऑफ 5 टेस्ट जो है वो फाइंड आउट करनी थी। तो आगे मैंने सिंपल इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/9 ऑफ 90.90 इज इक्वल टू 90.90 का 1/9 निकालना है। सो 1/9 निकालना है किसी भी नंबर का, तो उस नंबर को 1/9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 1 जा 9, तो 9 1 जा 9 हो गया, जीरो अपनी जगह पे आ गया, पॉइंट अपनी जगह पे आ गया, 9 1 जा 9 और ये आ गया। तो 10.10 या 10.1 आप लिख देंगे इसको, तो सिंपली ये 10.1 आ जाएगा आंसर मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 सर्कल से रेलेवेंट क्वेश्चन है, ये भी रिसेंट पास पेपर का क्वेश्चन है। यहां पर कहा जा रहा है कि अ सर्कल विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन हैज अ रेडियस ऑफ 3 यूनिट्स। एक सर्कल है और उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है और उसका रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स है। द सर्कल विल पास थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट, तो वो सर्कल जिसका रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स है और वो उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, ये बताइए कि ये सर्कल किन किन पॉइंट्स पर से गुजरेगा, सिवाय सिवाय एक्सेप्ट द पॉइंट। सो एक बात आप सब स्टूडेंट्स ये याद रखें कि जब भी एक सर्कल ओरिजिन के ऊपर होगा, ओरिजिन है क्या, पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ओरिजिन के ऊपर और देखते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं 0,0। सो ओरिजिन वो है जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, और वो जो है 0,0 पॉइंट कहलाता है। 0,0 जो है ना वो ओरिजिन है। अब हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं और अज्यूम करते हैं कि सर्कल का जो रेडियस है वो 3 है। तो सर्कल का रेडियस जो है वो 3 यूनिट्स है। सो रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, तो ये रेडियस है इसका। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इस तरफ ये भी इसका रेडियस है। ये ऊपर से लेकर अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो ये भी इसका क्या है, ये भी इसका यहाँ तक जो है नीचे तक जो है वो इसका क्या है, रेडियस है। तो ये सारे इसके रेडियसेस हैं, राइट। अगर इवन मैं ये यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ तो ये भी इसका क्या है, ये इसका रेडियस ही है, राइट। सो रेडियस जो है वो यहाँ पर कितना है, रेडियस जो है वो यहाँ पर 3 यूनिट्स है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि आप ये बताएं कि एक सर्कल ओरिजिन के ऊपर लाए करता है, कौन से पॉइंट्स उस सर्कल के ऊपर लाए करते हैं वो बताने हैं। इस केस में कि वो पॉइंट ढूंढना है कि जो कि सर्कल के ऊपर नहीं लाया करता। तो सबसे इजी काम ये है कि ऐसे सिचुएशन में अगर तो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर प्लस या माइनस ऑफ रेडियस पड़ा हुआ हो और दूसरे के ऊपर 0 पड़ा हुआ हो, या फिर एक्स के ऊपर आपके पास 0 पड़ा हुआ हो और वाई के ऊपर प्लस या माइनस आर जो है वो पड़ा हुआ हो, तो हम इस केस में कहते हैं, इस सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए करेगा। फॉर एग्जाम्पल 3,0 है, 3,0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर मैं 3 पॉइंट चलूंगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो मैं 3 पॉइंट चला, ये बना, वाई के ऊपर मैंने कुछ नहीं चलना, 3,0 ये पॉइंट बनता है, 3,0 सर्कल के ऊपर लाए करता है। तो देखे ना ये पॉइंट क्या है, ये R,0 ही है। सिमिलरली अगर इस पॉइंट को देखूं तो ये भी सर्कल के ऊपर लाए करता है, वाई 0,3, एक्स के ऊपर कुछ नहीं चलना, वाई के ऊपर 3, जो 3 यूनिट्स है ना क्योंकि इसका रेडियस, तो ये पॉइंट बनेगा 0,3।
सिमिलरली -3, 0 की अगर बात की जाए तो x के ऊपर -3, सो नेगेटिव x एक्सिस तो यहाँ पर बनता है, इस तरह बनता है, तो -3 ये आ जाएगा एंड -0, सो -3, 0 आ जाएगा ये पॉइंट भी सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो इसका मतलब है कि अगर -r 0, -r पड़ा हुआ है तो वो भी सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा। ये जो पॉइंट है 0,9 ये सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता। क्यों भाई, 0 है x एक्सिस के ऊपर, y के ऊपर 9 तो कहीं यहाँ पर ऊपर होगा, तो वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता। तो इसको याद रखने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि पेपर में तो इतना टाइम नहीं होता, इसकी टेक्निक क्या है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, इसका शॉर्टकट मेथड या इसकी टेक्निक ये है कि आप जो है वो +-r,0 कर लें या 0, +-r कर लें, यू विल गेट द आंसर। आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। देखें कि वो पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर होंगे, इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सर्कल के ऊपर नहीं होंगे। यही क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में एक दफा आया था और उसमें लिखा हुआ था कि एक यूनिट सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल वो होता है कि जिसका रेडियस जो है वो 1 होता है। तो यूनिट सर्कल का रेडियस क्या होता है, यूनिट सर्कल का रेडियस जो है वो 1 होता है। तो यूनिट सर्कल इज अ सर्कल हुज रेडियस इज 1, जिसका रेडियस जो है वो 1 होता है। तो उस केस में फिर 1,0 सर्कल के ऊपर होगा, -1,0 भी सर्कल के ऊपर होगा, 0,1 भी और 0,-1 भी सर्कल के ऊपर होगा। तो जिसका रेडियस 1 होता है ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्कल को हम यूनिट सर्कल कहते हैं। ऐसे सर्कल को यूनिट सर्कल कहते हैं। ऊपर मैंने मेंशन किया, दोबारा बता दिया है। एग्जामिनर ने सिर्फ जो है वहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन भी है जी, कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल ऑन अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कितनी टेंजेंट्स एक सर्कल के ऊपर ड्रॉ की जा सकती हैं ऑन अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सो पहले तो एक सर्कल को जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो टच करेगी, ठीक है, एक ही पॉइंट के ऊपर वो सर्कल को क्या करेगी, सर्कल को जो है वो टच करती है और क्या करती है कि वो जो सर्कल का जो आपका रेडियस है उसके प्रिपेंडिकुलर होती है। तो रेडियस के ये लाइन क्या होती है, रेडियस के ये लाइन जो होती है वो प्रिपेंडिकुलर होती है। सो अगर मैं ये कहता हूं कि ये सर्कल का सेंटर है और ये इसका अगर मैं रेडियस ड्रॉ करता हूं, ये मैं उसका रेडियस ड्रॉ करता हूं, तो ये इसके रेडियस के साथ क्या होती है, ये रेडियस के साथ प्रिपेंडिकुलर होगी। तो रेडियस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है और सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच करती है। तो अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां से दो टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। एक जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ की और एक ये मैंने रेड यहाँ पे ड्रॉ की। थोड़ा सा यहाँ पे ये मेरा ड्रॉ जो है वो डिफरेंट हो गया, लेकिन एक ही पॉइंट पर टच करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर। तो एक पॉइंट हो सर्कल के बाहर, वहां से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट जो है एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। क्वेश्चन 21 है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज। जितनी भी क्वाड्रिलेटरल फैमिली की शेप्स हैं, याद रखिएगा, 4 साइडेड जितनी भी शेप्स हैं, क्वाड्रिलेटरल फैमिली की शेप्स हैं, उनके इंटीरियर एंगल्स हमेशा सम अप होता है 360 डिग्री पे। 360 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 22, द नंबर 7% इज 42 इज, ठीक है, नंबर जिसका 7% जो है वो 42 बनता है, वो नंबर क्या होगा। ये गलत लिखा हुआ है, आगे मिस्टेक हुई भी है, ठीक है। नंबर हु 7% इज 42, एक नंबर जिसका 7% जो है वो 42 है, तो बताइए कि वो नंबर क्या होगा। तो अब उल्टा काम करना है, हमने टोटल नंबर निकालना है। जब टोटल नंबर निकालना हो तो क्या करना है, आपने गिवन नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है और टोटल परसेंटेज से डिवाइड कर लेना है। ऊपर तो मैंने बताया था ना, एक नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालिए, नंबर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। यहां उल्टा काम करेंगे। कह रहा है 7% निकालो, किसका, 42 का। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 6 इंटू 100 कर लेंगे, 600 आ जाएगा। 6 इंटू 100 कर लेंगे, 600 आ जाएगा सिंपली। नाउ क्वेश्चन 23, वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है 0.2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 4.5। सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सॉल्व कीजिए, वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आप इसको सॉल्व कर लें। आपकी अपनी चॉइस, आप इसको पॉइंट्स में भी रहने दे सकते हैं, आप चाहें तो पॉइंट्स को एलिमिनेट कर देते हैं। मैं कहता हूं कि इसके पॉइंट्स को हम खत्म कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। 0.2 इंटू एक्स माइनस 3 है प्लस 0.3 है इज इक्वल टू 4.5 है। पहले हम पॉइंट्स को रेडिकेट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। सो पॉइंट जब भी खत्म होता है तो नीचे क्या आता है 1, और पॉइंट के बाद 0.2 था तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है वो 0 आ जाएगा।
यहाँ पर पॉइंट खत्म करेंगे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट को खत्म करेंगे नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10 आ जाएगा। सो ऊपर क्या बन जाएगा 2x-6, 2x-6, नीचे क्या है 10 है, इधर क्या आ जाएगा 3/10, इधर क्या आ जाएगा 45/10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम जो है वो 10 आएगा, तो ये आ जाएगा 2x-6, 2x-6 +3 इज इक्वल टू 45/10। तो ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 10 10 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 2x-3 इज इक्वल टू 45y, प्लस माइनस माइनस, और ये उधर चला जाएगा। तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 आ जाएगी। 2 के साथ कैंसिल कर लें, 2 और 4 24 आ जाएगा आंसर हमारे पास। तो 24 इज द राइट ऑप्शन हेयर। सो 24 आया है ये, ठीक है। सो x की वैल्यू क्या आ गई है 24 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक्स स्केयर प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर एक्स स्केयर प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी 1 अयोटा +-1 या +-अयोटा। तो चॉइस ए बी सी एंड डी क्या होगी। तो एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, एक्स स्केयर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। दोनों तरफ क्या कर लेंगे अंडर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ जब हम अंडर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में -1 आए तो वो अयोटा बन जाता है, तो अंडर रूट के साथ वो क्या आ जाएगा +-अयोटा। सो +-अयोटा आंसर करना है, सिर्फ अयोटा नहीं करना बल्कि +-अयोटा। ऑप्शन डी जो है ना वो आपने एज अ राइट चॉइस जो है वो यहाँ पर मार्क करनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ q टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। q की क्या वैल्यू होगी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बने, q की वैल्यू बताएं कि ये सारी टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है ये होल स्क्वायर बन जाए। अब ये जो टर्म है ये एक्स स्क्वायर गिवन है, दूसरी टर्म जो है उसमें एक एक्स है, तो इसका मतलब है ये ए स्क्वायर गिवन है, और इसका मतलब है ये 2ab गिवन है, ये 2ab गिवन है। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने, और ये प्लस के साथ है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में इसको लेकर जाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ये क्लोज हो जाएगा। माई ए इज इक्वल टू एक्स वाई, बिकॉज ए स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ए की वैल्यू जो है वो एक्स आ रही है, जबकि जो 4x वाली टर्म होती है ये 2ab के इक्वल है, तो 2ab इज इक्वल टू 4x आ रहा है, इज इक्वल टू 4x आ रहा है, जबकि ए क्या था मेरे पास x था। सो 2 × x b इज इक्वल टू 4x बनता है। x को x के साथ कैंसिल कर लेंगे, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर लेंगे, b की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी मेरे पास, b की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। सो b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। सो इसका मतलब है कि b स्क्वायर मुझे चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x। ए मेरे पास x है, b मेरे पास 2 ही आया है, और ये आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर ये क्लोज हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बेटा बोर्ड पे नहीं लिखो, x+2 होल स्क्वायर की फॉर्म में ये क्लोज हो जाएगा। तो ये x+2 होल स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज हो गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। q की वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी q की वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी कि 4i है, तो q की वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी 4i है। 2 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो ये 4i है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 जो है वो ये वैल्यू आ गई। Read the passage carefully and answer the questions. The technology has undoubtedly revolutionized human life, but it has also created new challenges. While communication has become instant and global,
Human interaction has grown less personal. Similarly, access to the information has increased, but the ability to critically analyze it has not kept pace. Thus, technology is both a blessing and a responsibility. तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो ब्लेसिंग भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ने नो डाउट हमारी लाइफ को चेंज किया, रेवोल्यूशनाइज किया है, लेकिन उसने हमारे लिए नए चैलेंजेस भी बनाए हैं। कम्युनिकेशन क्विक हो गई है। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? क्विक। तो आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ, सबसे पहले मैं आपको मीनिंग्स बता देता हूँ। ग्लोबल का मतलब यह है कि इंटरनेशनल हो गई है। इंटरेक्शन क्या है? कम्युनिकेशन है। Similarly, access to information has increased, but the ability to critically analyze it has not kept pace. But critically analysis करना है information का, कितना quickly आप information को retrieve कर सकते हो, उतना quickly आप उसको analyze नहीं कर रहे हैं सेम स्पीड के ऊपर। पेस का मतलब होता है स्पीड। Thus the technology is both a blessing and a responsibility. यहाँ पे टेक्नोलॉजी वो कह रहा है कि एक blessing है, वो एक responsibility भी है। According to the passage, the communication today is less global, slower than before। देखो, लेस ग्लोबल तो नहीं है, उसने कहा है कि ग्लोबल हो चुकी है। लेस ग्लोबल भी नहीं है, मोर ग्लोबल है। इंस्टेंट भी हो चुकी है, फास्ट भी हो चुकी है, तो इसलिए स्लोवर भी नहीं है। लिमिटेड टू प्रोफेशनल्स भी नहीं है। वो कह रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो तो इंक्रीज हो गया है, उसकी वजह से एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन उसको क्रिटिकली एनालाइज करना वो बहुत डिफिकल्ट हो गया। पर्सनल हो, इंस्टेंट बट लेस पर्सनल बनेगा यहाँ पे। अब ये डायरेक्टली ये वर्ड यूज नहीं किए हुए उसने। ह्यूमन इंटरेक्शन हैज ग्रोन लेस पर्सनल, ये मेंशन है। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो आ गया है, लेकिन इंस्टेंट जो है वो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन तो आ गई है, बट लेस पर्सनल हो गई है। प्राइवेसी इश्यूज आ रहे हैं और वो सारी चीजें। द मेन ड्रॉबैक ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन इन द पैसेजेस, लैक ऑफ एंटरटेनमेंट, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है पैसेज में। उसने बताया हुआ है कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो जितना स्पीडीली इंक्रीज हुआ है, उतना स्पीडीली एक्सेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हुआ। तो लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग क्लियरली मेंशन्ड है। द वर्ड रेवोल्यूशनाइज्ड, रेवोल्यूशनाइज का मतलब होता है ड्रास्टिकली चेंज करना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम बनेगा, क्लोजेस्ट मीनिंग बनेगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब भी क्या होता है? चेंज करना। का भी मतलब क्या होता है? चेंज करना। द पैसेज सजेस्ट दैट टेक्नोलॉजी इज ओनली हार्मफुल, ओनली बेनिफिशियल, बोथ एन एडवांटेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंक्लूजन जो है पैराग्राफ की, वहां पे मेंशन था क्लियरली कि एडवांटेज यस तो है वो, लेकिन साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। तो ये बात यहाँ पर मेंशन है। तो ये है कि टेक्नोलॉजी इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थस द टेक्नोलॉजी इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे इशू हुआ करे, पैराग्राफ को दोबारा देख लिया करे ना, क्या है, क्या वहां पे मसला है, या क्या बात वहां पे गिवन थी। विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज? बेस्ट टाइटल फॉर द पैसेज क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन? नो। ब्लेसिंग एंड चैलेंज ऑफ टेक्नोलॉजी? यस, ये एक हो सकता है, बट सारे ऑप्शन देखें। टेक्नोलॉजी इन एशियन टाइम्स? नहीं, ये नहीं बनता। टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टाइम्स तो बन सकता था कि अभी इस टाइम जो मॉडर्न डे में जो टेक्नोलॉजी के किस स्पीड से, किस पेस से इंक्रीज हुई है, वो बात है। एशियन टाइम में तो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, पुराने वक्तों में टेक्नोलॉजी नहीं। डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, सम हाउ ये बात उसने की है इनडायरेक्टली। अगर देखा जाए तो ये बात की है जब उसने कहा है कि इंफॉर्मेशन लेस पर्सनल हो गई है। इंफॉर्मेशन जो है वो लेस पर्सनल हो गई है। इंफॉर्मेशन क्या है? लेस पर्सनल हो चुकी है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो लेस पर्सनल हो चुकी है, लेकिन जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो उसने उन दोनों पे बात की है। नॉलेजेस है, बड़ी सिंपल सी नॉलेज ही है। बुक रीडिंग, तो नाइफ, नाइफ जो है वो कटिंग के लिए यूज होगा। तो नॉलेजेस देखने में आसान होती हैं, समटाइम्स ऑप्शन बड़े क्लोज होते हैं। डॉक्टर वर्क्स एट हॉस्पिटल, टीचर वर्क्स एट स्कूल, सुपर इजी। जनरस स्टिंजी, अब ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो जनरस का मतलब क्या है? काइंड। स्टिंजी का मतलब है माइजर। ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा? डिसऑनेस्ट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई विजन, आई से हमें विजन यानी नजर आता है। एयर से हम क्या करते हैं? साउंड। फायर का इफेक्ट क्या है? हीटिंग। तो सन का इफेक्ट क्या है? लाइट। दीज वर सिंपल। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है?
ऑब्सक्योर का मीनिंग बताना है। अब पेपर में याद रखना, सिनोनिम के साथ एकदम एंटोनिम पूछा होगा, एंटोनिम के साथ एकदम सिनोनिम पूछा होगा, तो पढ़ लेना है कि पूछ क्या रहे हैं। तो synonym means obscure means when you are not clear about something, when you are not certain about something, uncertain होगा यहाँ पे obscure। ठीक है, obscure। alleviate का मीनिंग क्या होता है कि alleviate का मीनिंग क्या होगा मेरे क्या होता है हमारे पास कि जब आपकी जो सफरिंग है ना, आपको कोई पेन है, कोई डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है, वो रिड्यूस हो जाए, वो कम हो जाए, तो रिलीफ। ठीक है, तो रिलीव हो जाएगा एलिविएट का। नहीं, लेट से किसी को अगर दर्द में भी कमी है तो वो हम कहेंगे एलिविएट हो गया, उसकी सफरिंग रिड्यूस हो गया, पेन रिड्यूस हो गया। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है जो चीज जैसे है उसको वैसे ही दिखाया जाए, ऑनेस्ट। कोई उसमें ड्रामाटाइजेशन या एक्टिंग इन्वॉल्व नहीं है, जिसका जो जो जैसे है वो वैसे ही दिख रहा है, जो जिस तरह से है वो वैसे ही हमें नजर आ रहा है। तो कैंडिड मीन्स ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। तो फ्रैंक होगा, कोई चीज को छुपाया नहीं जा रहा, कोई चीज फॉल्स नहीं है। पोलाइट भी तो बना जाता है ना। ठीक है, हो सकता है कि आप आमतौर पे बड़े एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन लोगों के साथ जो है ना, जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं उनके सामने आप ऐसे ऐड करते हैं कि जैसे आपसे बड़ा इंट्रोवर्ट कोई नहीं है, आपसे ज्यादा रिजर्व रहने वाला कोई नहीं है, आपसे ज्यादा कम को कोई नहीं है। तो वो पोलाइटनेस में भी सम टाइम्स ऑनेस्टी नहीं होती। ठीक है, हर एक की अपनी आदत होती है। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो क्लास के शुरू में दे आर वेरी पोलाइट, बाद में जब उनके दोस्त बन जाते हैं क्लास में, उन्होंने उधर मचाया होता है, तो वो रीजन यही है। ठीक है, सो कैंडिडेट का मतलब क्या, फ्रैंक, तो ऑनेस्ट। ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है ये ट्रांजिशन से निकला, समथिंग विच इज टेम्परेरी, विच इज नॉट लास्टिंग, विच इज कॉन्टिन्यूली चेंजिंग। सो टेम्परेरी है, उनको बाद में चेंज करेगा। डिलीजेंट मीन्स, सो डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग। डिलीजेंट मीन्स समबडी हु इज वेरी थॉरो इन हिज वर्क। ट्रू नहीं होगा, थॉरो होगा। थॉरली जो बंदा काम करता है, बड़ा डिटेल्ड होके काम करता है, बड़ा केयरफुल होके कोई काम करता है, किसी चीज में कोई चीज, मतलब वो कहते हैं ना कि बड़े परफेक्शन से काम करते हैं, तो केयरफुल होके कोई काम करता है। ऑपोजिट ऑफ एक्सपैंड, ये तो सुपर इजी आ गया भाई। एक्सपैंड का क्या होता है ऑपोजिट, श्रिंक। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है किसी का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा हार्श है, अग्रेसिव है, अनफ्रेंडली है। ठीक है, तो ये तो मीनिंग हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे इसका ऑपोजिट बताना है, तो हॉस्टाइल का ऑपोजिट फिर फ्रेंडली हो जाएगा ना। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मीन समथिंग विच इज रेयर, जिस चीज की शॉर्टेज है, कमी है, स्कार्स है, किल्लत है उर्दू में कहते हैं। ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट क्या आ जाएगा, अबंडेंस, मोर देन इनफ होना किसी चीज। ऑपोजिट ऑफ पैसिमिस्टिक, सो पैसिमिस्टिक मीन्स होपलेस, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होपफुल। ऑपोजिट आ गया। नेगेटिव तो इसका मीनिंग है ना, डार्क भी, होपलेस भी इसके मीनिंग है। तो वी हैव टू टेल अबाउट द ऑपोजिट। तो ऑपोजिट जो है ना वो इसका क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल का ऑपोजिट क्या है, जेन्युइन है। ऑपोजिट का ऑपोजिट क्या, आर्टिफिशियल का, वो जेन्युइन है। आइडेंटिफाई द एरर। अब ये एरर पॉइंटिंग के सेंटेंसेस हो सकते हैं पेपर में, इंक्लूडेड होते हैं। अब दो तीन भी हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। शी डू नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, दिस इज रॉन्ग। ही शी के साथ जब आप निगेशन लगाएंगे तो फिर डज आएगा, शी डजंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, ही डजंट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। तो डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा, तो इट शुड बी डज नॉट। वैसे आप, मैंने मेंशन कर दिया है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पेपर में आपने सिर्फ मिस्टेक को पॉइंट आउट करना होगा, उसको करेक्ट नहीं करना होगा, उसका करेक्ट चीज नहीं बतानी। ही इज सीनियर देन मी इन एक्सपीरियंस, ये सीनियर टू मी होगा। जब दो लोगों में कंपैरिजन होता है तो देन नहीं आएगा, ये सीनियर टू मी इन एक्सपीरियंस या सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस, तो टू आएगा। नीदर ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो नीदर है ना यहाँ पे, तो नीदर है, तो नीदर ऑफ द बॉयज हैज होना चाहिए था यहाँ, तो सिंगुलर के तौर पर ट्रीट कर, हैज कंप्लीटेड देयर होमवर्क। आई प्रेफर टी देन कॉफी इन द मॉर्निंग। अब ये सिमिलर है टू क्वेश्चन नंबर 22। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है या प्रायोरिटी होती है तो टू लगाया जाता है, फिर देन नहीं लगाया जाता। आई प्रेफर टी टू कॉफी होगा।
वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा ना भाई, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक जा रहा है ना अब्रॉड, यानी फॉरेन जा रहा है फॉर हायर स्टडीज। फॉरेन के स्पेलिंग गलत हो गए, फॉरेन जा रहा है फॉर हायर स्टडीज, इज गोइंग टू अनदर कंट्री फॉर हायर स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 1 है फिजिक्स के सेक्शन का, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर इज। प्रेशर का हमने डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स ओवर एरिया होता है। अब फोर्स की जगह पे फोर्स की डायमेंशन प्लग इन करनी पड़ेगी, एरिया की जगह पे एरिया की डायमेंशन प्लग इन करनी पड़ेगी। चाहो तो आप पहले यूनिट्स भी पुट कर सकते हो और फिर पहले उनको कैलकुलेट करके फिर आप आखिर में जो बचेगा उसके डायमेंशन पुट अप करोगे, तो वो हमारे पास डायमेंशन जो है वो प्रेशर की ही आ जाएगी। अच्छा, अब फोर्स जो होती है, फोर्स एम इंटू ए से आया है, तो मैं फोर्स की जगह पे पुट कर देता हूँ एम इंटू ए डिवाइडेड बाई ए। सो दिस ए इज एक्सेलरेशन। ये जो ए है ना, ये एक्सेलरेशन है, और ये जो ए है, ये ए जो है वो एरिया है। सो दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो देख के आपने इनकी डायमेंशन जो है वो पुटअप करनी है। तो मैथ की डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल एम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर की डायमेंशन है लेंथ, क्योंकि वो डिस्टेंस का यूनिट है। टाइम की टी है, सो एल टी माइनस टू जो है वो डायमेंशन आ जाएगी एक्सेलरेशन की। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इवन जो भी यूनिट है उसका वो स्केयर हो जाता है। तो लेंथ के ही वो यूनिट्स होते हैं, लेंथ का स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। लेंथ को, एल को मैं कैंसिल कर दूंगा इस एल स्केयर के साथ। यहाँ पे मेरे पास बचेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। मैंने किया क्या है कि सिंपली ये जो एल डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ था, मैं इसको न्यूमरेटर में ले गया हूँ। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस इज वाई ऑप्शन ए हेयर इज द राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए जो है ना वो यहाँ पर राइट चॉइस बन रहा है। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। तो एंगुलर वेलोसिटी का हमने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बताना है। तो देखिए, याद रखने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी या ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का जो यूनिट है वो कहाँ कैसे आता है? डिस्टेंस बाय टाइम से आता है। तो जब वो डिस्टेंस बाय टाइम से आता है तो मीटर पर सेकंड होता है। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा? उसका थीटा बाय टी आ जाएगा फॉर्मूला, और यूनिट क्या आ जाएगा? रेडियंस। ठीक है, रेडियंस एंड डिवाइड बाय सेकंड। सो रेडियन पर सेकंड जो है वो इसका यूनिट बनेगा। अच्छा, इसके अलावा लीनियर वेलोसिटी और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके बीच का रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए। दैट इज गिवन बाय v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो जो बॉडी एंगुलर वेलोसिटी एग्जिबिट कर रही है, इसका मतलब है वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, वो किसी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है ना, तो वो जो सर्कुलर पाथ है उसका जो रेडियस है वो आर हो जाएगा। रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा जो है वो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, आर जो है वो उसका सर्कुलर पाथ का क्या होता है? रेडियस होता है। सेम गोज जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, दैट इज गिवन बाय a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच का जो है वो रिलेशनशिप है। सो अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये आपने याद रखने हैं दोनों के यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि अगर ये सिमिलर क्वेश्चन पास्ट एग्जाम्स में आया हुआ आज का मॉक जो है पास्ट एग्जाम पे बेस करता है, तो सी दीज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जाम, या सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कॉन्सेप्ट है तो पूछा जा सकता है। अब लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का भी था, और प्रीवियस पेपर में उसके साथ साथ जो लीस्ट काउंट है वो स्क्रू गेज का भी पूछा गया। अच्छा, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स के साथ ना, यूनिट्स को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ट्विस्ट करने के लिए। तो ये बात याद रखना आपने कि जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर होता है, जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है। ठीक है, 0.1 mm होता है मिलीमीटर्स में। जबकि जो सेंटीमीटर में ये कितना बनता है? सेंटीमीटर में ये 0.01 सेंटीमीटर बनता है। राइट जी, याद रहेगा। अब बात करते हैं स्क्रू गेज की। तो स्क्रू गेज ज्यादा उसका लीस्ट काउंट स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द वर्नियर कैलिपर। तो लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का डेट इज गिवन बाय 0.01 mm। तो लीस्ट काउंट जो स्क्रू गेज का डेट इज गिवन बाय 0.01 mm, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में लिखते हो तो 0.001 सेंटीमीटर में चला जाएगा। तो यू शुड रिमेंबर द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। तो टाइप्स ऑफ एरर्स को भी ओवरव्यू कर लीजिएगा।
ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सेशन की क्लासेस में आप हम लोग रिवाइज करते रहे हैं। तो अब जो अपकमिंग सेशन होगा, न्यू सेशन होगा, उसमें डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स को कवर करवाया जाएगा। आप लोगों का क्योंकि ये जो मॉक है उसके अंदर, क्योंकि आप इस जो आपका एग्जाम है वो संडे को इंशाल्लाह कंडक्ट किया जाएगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ चीज़ें साथ साथ जो पास पेपर के ऊपर बेस करती हैं मॉक एग्जाम के अंदर वो भी ऐड की हैं, साथ ही सिमिलर क्वेश्चन का भी ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि रिवीजन भी हो जाए। तो एरर्स को देख लेना है। एरर्स में तीन तरह के एरर्स होते हैं। पहला एरर जो है सिस्टमैटिक एरर है। सिस्टमैटिक एरर क्या होगा कि ऐसा एरर है जो कि तमाम रीडिंग्स को इक्वली इफेक्ट करता है। जीरो एरर उसकी टाइप है एक तरह से। ठीक है, तो ये एरर जो है वो फॉल्ट इन द ऑपरेटर या फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, तो ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा। ठीक है, तो ये जो है वो सिस्टमैटिक एरर है। फिर एरर होता है हमारे पास रैंडम एरर है। रैंडम एरर क्या होता है? ड्यू टू रैंडम रीजंस हो सकता है। हर बार जो है हमें डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट आंसर मिल सकता है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, जो है वो चीज़ों में जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से जो आपकी रीडिंग है वो हर बार ही आपको डिफरेंट आंसर दे रही है। तो रैंडम एरर जो है वो इस वजह से होता है। रैंडम एरर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि हम लोग जो मल्टीपल रीडिंग्स हैं उनको लेते हैं और फिर उनकी एवरेज ले लेते हैं। इसके बाद मैं बताता चलूँ जो तीसरा एरर है, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ जो एरर है वो पर्सनल एरर है। ठीक है, तो पर्सनल एरर क्या होता है? ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द यूजर होता है। अगर यूजर जो है वो मेथड को करेक्ट फॉलो नहीं कर रहा, ठीक तरीके से रीडिंग नहीं ले रहा, तो इसका मतलब क्या है कि जो टाइप ऑफ एरर होगा वो पर्सनल एरर है। उसको करेक्ट करने का तरीका कार ये है कि आप जो रीडिंग का प्रोसीजर है, ठीक है, जो मेजरमेंट का प्रोसीजर है, मेजरमेंट टेकिंग का जो प्रोसीजर है उसको करेक्टली जो है वो फॉलो अप करें, तो वो करेक्ट हो जाएगा। सिस्टमैटिक एरर की करेक्शन इस तरीके से होती है कि या तो आप उसको एक जो स्टैंडर्ड प्रॉपर वर्किंग ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ कंपेयर करें या उस डिवाइस के साथ कंपेयर करें और फिर उसमें करेक्शन जो है फैक्टर अप्लाई करें, और अगर वो जीरो एरर है तो उसके मुताबिक जो है ना वो आप उसके ऊपर जीरो जो एरर की करेक्शंस हैं उनको आप अप्लाई करेंगे। तो ये साथ साथ जो सारी बातें रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, संडे को एग्जाम है, तो आप लोग जो है ना वो इसको याद रखें। सेकेंडली हमारे पास क्या है कि जो इसके अंदर बात याद रखने वाली है, वो बात याद रखने वाली ये है कि अनसर्टैनिटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो उनकी सर्टैनिटी भी हमेशा ऐड होती है। वो अलहदा बात है कि अनसर्टैनिटी को प्लस भी किया जाता है, माइनस भी किया जाता है। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर आप क्या करोगे कि उनकी परसेंटेज अनसर्टैनिटीज को निकालोगे, उनको ऐड करोगे और आंसर के अंदर जो है ना आप उनको यूज करोगे। ठीक है, तो अगर दो नंबर प्लस या माइनस हो रहे हैं तो अनसर्टैनिटीज टोटली टोटल हो जाती हैं, सिंपली ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में क्या होगा कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और आंसर के अंदर जो है ना वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, मल्टीप्लाई के केस में भी और डिवाइड के केस में। और अगर आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स हैं, मोर देन वन रीडिंग है या सिक्स या सेवन या एट या नाइन रीडिंग है, या आप उनके ऊपर जो है वो टाइम पीरियड की एप्लीकेशन अप्लाई करें, तो उस केस में क्या होगा कि सारी रीडिंग्स की भी एवरेज ले लेंगे मेन आंसर के लिए, प्लस जो है ना आप क्या करेंगे कि जितनी भी उनकी अनसर्टेनिटीज हैं उनकी भी एवरेज ले लेंगे, तो आंसर के अंदर वो अनसर्टेनिटी होगी। तो अनसर्टेनिटी का भी जो ओवरव्यू उसके साथ रिलेटेड है वो बता दिया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सेंटर इज। अब कंफ्यूजन की सिर्फ जो है ना वो बाइस बनाने की कोशिश की गई है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है जब भी एक बॉडी जो है ना फ्रीली फॉल करती है, लेकिन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इसकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी? एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटी विल बी, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगी। लास्ट ईयर का ये एग्जाम का ये क्वेश्चन है। द प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज व्हेन लॉन्च्ड एट, सो रेंज जो है ना वो वी आई स्केयर साइन टू थीटा बाय जी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब आप एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्रीज के एंगल के ऊपर लॉन्च करते हैं तो दिस होल टर्म्स बिकम साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय जी। सो वी आई स्केयर साइन 90 आ जाएगा, साइन 90 बाय जी आ जाएगा, तो वी आई स्केयर बाय जी आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो द आंसर विल बी वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय जी। द escape velocity from the earth is approximately, so the escape velocity from the earth is approximately, अगर आप उसको किलोमीटर पर सेकंड में escape velocity को लेते हो तो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो जो इसकी escape velocity है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी escape velocity होती है।
तो escape velocity जो है ना अर्थ के सरफेस से जब एक बॉडी एग्जिट करती है टूवर्ड स्पेस, तो अगर वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो सैटेलाइट या वो जो बॉडी है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से जो है वो बाहर चली जाती है, फिर वो आगे वो वैक्यूम की तरफ जा सकती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी दोनों को देख लेना है, दोनों में फर्क है एंड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स बट ऑन एंड ऑफ। इस तरह का एक आधा कॉन्सेप्ट जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स ने छोड़ा हुआ होता है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको नहीं समझते हैं, उसके अंदर ये इस तरीके का इशू करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स है वो किसके इक्वल है? न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक फोर्स क्या है? फिजिकल टू एम ए। तो दिस वन वाज अ सिंपल क्वेश्चन ऐड किया हुआ है बीच में। अच्छा, इससे रिलेटेड जो है ना न्यूटन के लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ना सिर्फ न्यूटन के जो तीनों लॉज हैं बल्कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इनको भी देख लेना। इनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पेपर में लाजमी यूज हो रहा होता है अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ना भी आए तो। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर कीपिंग द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में रखने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? वो जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एम वी स्केयर बाय आर से हम जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो ऑपोजिट होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेम उसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये जो है ना आउटवर्ड द सर्कल है, आउटवर्ड्स ऑफ द सर्कल है। सो एम वी स्केयर बाय आर आ जाएगा ये। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी ऑफ मास m थ्रू अ हाइट h इज। तो वर्क डन यहाँ पर किसके इक्वल होगा? वर्क डन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, mgh के इक्वल होगा। तो जब भी अगर एक बॉडी पड़ी हुई है, उस बॉडी को अगर आपने, ये ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, यहाँ से आप पकड़ के आप इसको साइड पे ले गए, तो जो हाइट h है, तो ये जो है ना वो हाइट h आ जाएगा। ठीक है, ये मास m आ जाएगा, तो ये ग्रेविटी g है और हाइट h के ऊपर डिपेंड है। तो सेम वर्क डन होगा, वर्क डन और एनर्जी क्या है? इंटरचेंजेबल। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज रेसिप्रोकल टू, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। इससे रिलेटेड हम कैलकुलेशंस करते रहे हैं। आज मैंने चीजें जो है ना थोड़ी सी इजी ऐड की हुई कि लास्ट टाइम है किसी बात को लेके खामखा की कंफ्यूजन आपको ना हो, तो मैथमेटिकल चीजों के बजाय मैंने आज कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू ज्यादा दिया हुआ है, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी क्लासेस में हम लोग कवर करते रहे हैं। जो एंडिंग सेशन है उनके लिए बात कर रहा हूँ, नए सेशन वालों को तो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली ये तो समझ आ ही रहे होंगे, लेकिन आगे जाके फिर हम इनकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे, थोड़ा सा हम इनको टफ भी करेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो किस चीज पर डिपेंड करता है? ठीक है, टाइम पीरियड जो है ना सिंपल पेंडुलम का दैट इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द बॉब के ऊपर तो वो डिपेंड ही नहीं करता। एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग के ऊपर भी कहीं पे भी वो डिपेंड नहीं करता। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो फासला है उसको हम जो है ना वो एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यस, लेंथ ऑफ द पेंडुलम के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो मैथ और लेंथ के, मैथ के ऊपर तो करता ही नहीं है ना, तो बोथ मैथ एंड लेंथ इसलिए नहीं हो सकता। इससे रिलेटेड हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किए हुए हैं। एक आधा क्वेश्चन को क्विक ओवरव्यू कर देते हैं कि लेट से वो ये कहता है कि जी लेंथ को जो है ना वो मैंने क्या कर दिया है, लेट से 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है पेंडुलम की, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाएगा। टाइम, नया जो टाइम पीरियड आएगा वो ट्वाइस द ओल्ड टाइम पीरियड होगा। रीजन क्या है? आप यहाँ पे प्लग इन करके देख लें। एल की जगह पे आप 4L जब आप प्लग इन करोगे तो अंडर रूट 4 जो है वो 2 बन जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा बाहर, यह आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। सो टी डैश इज इक्वल टू, सो टी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी आ जाएगा। टी डैश क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ टी आ, तो डबल हो जाएगा। सेम गो जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसका जो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के आ जाएगा, मैथ बाय के। तो के यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम जो है वो यहाँ पे मैथ। ठीक है, तो मैथ के ऊपर डिपेंड करता है ना, मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर उसका टाइम पीरियड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री सेल्सियस।
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 343 मीटर्स पर सेकंड। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ऐड किया, जैसे मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि जी डायरेक्टली बता दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो उसमें होगा, लेकिन वो वैल्यूज आ सकती हैं पूछने को। तो एक से दो क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम ऐसा होगा, दो तो मैं फिर भी ज्यादा बता रहा हूँ, कि जिसमें आप कहोगे कि यार कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू मैं किस तरह से ऐड करूँ। ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ अ कॉर्नर टेंजेंट डिपेंड्स अपॉन, द एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नर टेंजेंट किस पर डिपेंड करती है। तो एफिशिएंसी ऑफ अ कॉर्नर टेंजेंट इज गिवन बाय 1 माइनस T2 बाई T1, T2 बाई T1 के ऊपर डिपेंड करती है एफिशिएंसी ऑफ द कॉर्नर टेंजेंट। T2 क्या है, ये टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर है, और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर है। ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। तो ये टेम्परेचर ऑफ कोल्ड है रिजर्वायर है, ये हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है। तो लास्ट मॉक के अंदर भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया हुआ था। तो हमने बात की थी कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा हॉट रिजर्वायर का, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, कोल्ड रिजर्वायर के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो ये सारी की सारी टर्म जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी। तो वन में से जितना छोटा फैक्टर माइनस होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो लास्ट मॉक एग्जाम में यही क्वेश्चन था, बट ट्विस्ट करके पूछा हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिंपल पूछा हुआ। तो टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय, कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, डाई इलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन से। ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आया था कि डाई इलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किससे दी जाती है, एरिया से, एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन आर से डिवाइडेड बाय डी से। लास्ट लेक्चर में भी ये बात हमने रिवाइज की थी। मैंने कहा था कि एरिया ऑफ द प्लेट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, और ई आर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है। तो जब आप एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये वैल्यू का फैक्टर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होता है। तो एज अ रिजल्ट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करती है। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। डाइलेक्ट्रिक है क्या, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो मीडियम है वो क्या कहलाता है, वो डाइलेक्ट्रिक कहलाता है। तो दैट्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। इसको जो है हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस का वो क्या है, वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और एक ही चीज होते हैं। ठीक है। सिर्फ उनको डिफाइन डिफरेंट तरीके से किया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। ईएमएफ भी इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि भाई एक चार्ज हम लोगों ने मूव करवाना है, जितनी फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रोमोटिव मींस मोशन, एफ मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स इन सीरीज इज गिवन बाय। तो आज क्योंकि लास्ट एक तरह से मॉक है हमारा, ये जो पिछला सेशन है वो कंक्लूड हो रहा है, और इस तरीके से मैंने इसको ऐड किया कि पुरानों की चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं और नयों को भी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो मैंने बताया हुआ है कि इसका लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या आया था कि, अच्छा ये तो सीरीज का पूछा हुआ है। खैर मैं बहरहाल पहले पैरेलल का बता दूं, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था वो पैरेलल से रिलेटेड था, और वो क्वेश्चन मैंने 2-3 दफा मॉक्स में करवाया हुआ है, भी रिसेंट मॉक्स में। ये क्वेश्चन आप सब लोग सुन लें, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स भी इसको सुन लें। ये क्वेश्चन ये आता रहा है पेपर में कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो किसके इक्वल होती है। तो पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, जो वहां पे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस लगी हुई है ना उस कॉम्बिनेशन में, उससे भी स्मॉल होती है, उससे भी लेसर होती है, उससे भी स्मॉलर या उससे भी कम होती है पैरेलल के केस। क्योंकि पैरेलल के केस में यह आता है 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 1/r। जो लास्ट मॉक था ना उसको लाजमी कवर करना है, स्पेशली फॉर फिजिक्स, क्योंकि उसमें थोड़ी सी चीज़ों को ट्विस्ट किया था मैंने। उसको देख के आप लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट यही वहाँ पे यूज हो रहा है। आज का मॉक इसीलिए मैंने उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज किया दोबारा, लेकिन ओवरव्यू दिया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स पेपर में रिपीटेड। सीरीज के अंदर आर इक्विवेलेंट जो है वो सिंपली ऐड करके आ जाते हैं, जितने मर्जी रेजिस्टेंसेस लगे हुए सबको ऐड कर। तो यार
पैरेलल के अंदर क्या होगा? उल्टा काम चलता है। कैपेसिटर के केस के अंदर ये काम सीरीज के लिए, और ये रेजिस्टेंसेस में सीरीज के लिए। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये ए है, आर नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए उल्टा चलता है, वहां पे ऐड कर। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज मैक्सिमम। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसी भी कॉइल का मैक्सिमम कब होगा? जब वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास? बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बी ए कॉस थीटा पर डिपेंड। जब वो परपेंडिकुलर पड़े हुए, कल भी मैंने बात की थी, परपेंडिकुलर पड़े हुए तो एरिया वेक्टर के वो पैरेलल है। एरिया यूं पड़ा हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। ये तो आपस में तो ये तो परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ देखना पड़ता है। क्या तो एरिया वेक्टर क्या होता है? मैंने बताया था कि जो भी सरफेस होता है उससे एक एरो एक तरह से बाहर आ रहा हो, वो उसका एरिया वेक्टर है। अब अगर ये यूं पड़ा हुआ होगा फिर तो एंगल ये बनेगा, लेकिन अभी ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। इसका एंगल और इसका एंगल एक दूसरे के पैरेलल है, 0 डिग्री है। कॉस जीरो क्या होता है? कॉस जीरो जो है वो 1 हो जाएगा। तो बी ए जो है ना वो 1 हो जाएगा। तो बी डॉट ए जो है वो 1 हो जाएगा। तो कॉस जीरो जो है वो 1 हो गया। तो बी डॉट ए क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। द सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बी इज, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो टेस्ला है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो वेबर है। हेनरी जो यूनिट है वो इंडक्टेंस का है। हेनरी किसका यूनिट होता है? इंडक्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है। और उसके अलावा गॉस जो यूनिट है, ठीक है, सो गॉस जो यूनिट है वो भी मैं बता देता हूँ कि गॉस जो यूनिट है वो आ, एक सेकंड मेरे जहन में नहीं आ रहा। गॉस का यूनिट भी ना बताता तो इनको ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट है। ठीक है, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है इनके बीच में। और ये वेबर और टेस्ला के बीच में जो है ना वो सिर्फ फर्क है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का और सीजीएस यूनिट का। तो टेस्ला जो है ना ये सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट होता है, क्योंकि इसको हम यूज करते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, ये जो यूनिट है ये सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट पूछा हुआ था, तो इसलिए मैंने टेस्ला मार्क किया है। इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स अपॉन, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल जो है ना वो किस चीज पर डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ कॉइल पे भी डिपेंड करती है, यस। नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, कोर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है। द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन। और फिर जो है ना वो हमारे पास क्या है कि ये मटेरियल ऑफ द कोर के ऊपर आ गया कि कॉइल किससे बनी हुई है। एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन का मतलब ये है। तो इंडक्टर्स जो है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या? अब ऐसा यूनिट पूछ रहा है। अच्छा, मजे की बात है, अगेन ये सारे के सारे ही यूनिट्स रेडियो एक्टिविटी। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो बनता है इसमें तो बैकुरल बनता है। क्यूरी भी, सेवर्ड भी, ग्रे भी, ये सारे भी रेडियो एक्टिविटी के यूनिट है कि ये बताते हैं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कितने रेडिएशन जो है वो रिलीज होंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है मेटल सरफेस से उस इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करती है, तो दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द डी ब्रॉगल वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय एच प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एम वी। एम वी जो है वो मोमेंटम होता है, यहाँ पे उसको क्लोज करके लिखा हुआ है एच बाई पी। तो डी ब्रॉगल जो वेव लेंथ है गिवन होती है, दैट इज गिवन बाय एल, एल इज इक्वल टू एच बाई एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच, इसको क्लोज करके लिखा हुआ है। सेमीकंडक्टर द कंडक्शन टेक प्लेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की वजह से नहीं होती, फ्री न्यूट्रॉन की वजह से। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है ना वो पी टाइप है या एन टाइप है। पी टाइप मटेरियल के अंदर जो है वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आती है,
और उसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो एन है, अ, ये एन टाइप मटेरियल के लिए, ये एन टाइप मटेरियल के लिए था। जबकि जो पी टाइप मटेरियल है, जो पी टाइप मटेरियल है वो ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स, ट्राईवैलेंट जो इम्प्योरिटी है उसको इंट्रोड्यूस करने से होती है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट पूछा हुआ है। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है वो जूल इनटू सेकंड होता है, जूल जेएस होता है। डिस्टिलेशन इज मेनली यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वर्क इस पे करता है कि डिफरेंट लिक्विड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनको हम फिर जो है वो सेपरेट आउट कर लेते हैं। उनको जो है ना वो फिर हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो ये जो है ना, फिर हम उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो दो या दो से ज्यादा या उससे भी ज्यादा जो है ना आपके पास क्या आ सकती हैं, चीजें आ सकती हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो डिफरेंट टेम्परेचर को उसमें डिफरेंट जो सब्सटेंसेज हैं वो सेपरेट आउट होते हैं। जो पेट्रोल है वो डिफरेंट पे होगा, डीजल डिफरेंट पे होगा, केरोसिन ऑयल डिफरेंट पे होगा। तो ये मेथड वर्क इस पे करता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कि मिक्सचर्स को सेपरेट आउट किया जाता है विद क्लोजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, विद डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। विच गैस इज रिलीज व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये रिएक्शन लास्ट मॉक एग्जाम के अंदर मैंने करके भी दिखाया था, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में 2 से 3 दफा ये सवाल आया। जब सोडियम रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो ठीक है, सोडियम मेटल, सोडियम क्लोराइड जो है, तो जब हम करते हैं पानी में उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हीटअप करते हैं, करंट गुजरता है वहां से, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कैथोड के ऊपर जाके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ये एच पॉजिटिव आयन जो है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये भी मेरा हाल है लास्ट मॉक में भी कवर हुआ है। तो 7 होता है इसका पीएच न्यूट्रल सोल्यूशन का 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये कभी पानी के साथ पूछ लेते हैं, कभी ब्लड के साथ पूछ लेते हैं कि किसका क्या है किसका क्या नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस जो है ना ये आपने इसके देख लेने हैं, ये डिफरेंसेस जो है वो इसके क्या हैं क्या नहीं है। तो पीएच ब्लड का क्या है, वैसे वो जैसा मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन आ गया था पास एग्जाम के अंदर के जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो डायमंड का, इस तरह का आ सकता है कि ब्लड का पीएच क्या होता है, मेरा ख्याल है 5.5 होता है या समथिंग होता है, कुछ इस तरह होता है वो। बीच में ये ऐसे क्वेश्चन होंगे पेपर में, इसके लिए प्रिपेयर है। मैं भी बात करता हूँ पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि भाई आपके पास टेंडेंसी है आप शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर क्लोरीन है इस ऑप्शन में से, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में से लीस्ट है, ऑक्सीजन मेरा ख्याल है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ख्याल नहीं है बल्कि है, ठीक है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज, तो यार इससे ज्यादा क्या कहना चाहिए कि क्यूटी पाई किस्म का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अल्केन सीरीज का पहला मेंबर क्या है, मीथेन है। अल्कीन और अल्काइन में मिथीन या मिथाइन नहीं होता, वहां पे इथीन या इथाइन से बात स्टार्ट होती है, ये देख लेना, ये ट्विस्ट करेगा। अच्छा एक बात मैं बताऊं, मैं फिर बता रहा हूँ, आज ये बात आप लोग लिख लो, जब संडे को इंशाल्लाह आप लोग पेपर दे के आओगे मैं आप लोगों से पूछूंगा पेपर कैसा हो गया, आप लोग ये बात लाजमी मानोगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर नहीं मुश्किल आएगा, पेपर को अजीबो गरीब बनाने की कोशिश करेंगे वो लोग, कॉन्सेप्ट को घुमाने की कोशिश करेंगे वो लोग, ठीक है। इतना भी ज्यादा कोई ट्विस्टी पेपर नहीं होगा कि बिल्कुल बिल्कुल ही तुम लोगों को नहीं आएगा। जो मैरीन के ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं वो पुरानी चीजें देखते आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह पेपर अच्छा आएगा। कुछ आप में से ऐसे हैं ना जिन्होंने लास्ट ईयर के एग्जाम दिए हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे अगर मैं उनको माइक से एक्सेस दूं कि पेपर अजीबो गरीब नहीं आता, और सॉरी पेपर डिफिकल्ट नहीं आता, पेपर अजीबो गरीब बन जाता है। बन इसलिए जाएगा कि एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चेन रिएक्शन ऐसे स्टार्ट होगा कि 1 से 2 क्वेश्चन, साहब ये ऊपर आ गया था ना, कोबे इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, वो हमने पढ़ा हुआ है, नाम नहीं हमें पता होता। बीच में मैंने डाला ना वो क्वेश्चन, अभी ये पीएच वाला मैंने बताया ना कि पीएच ब्लड का पूछ लेगा। किसी एक ईयर इनका एग्जाम हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था पीएच ब्लड का क्या होगा, बच्चे आगे पूछ रहे हैं। मैंने कहा यार बाकी 90 क्वेश्चन जो ठीक हुए उन पे नहीं तुम्हें खुशी हो रही, जो 2 4 खराब हुए उन पे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो होगा ये पेपर में, ये मैं बता रहा हूँ। ऐसा होगा पेपर में कि 1 2 3 सवाल ऐसे होंगे कि बंदा कहेगा यार ये एग्जामिनर ने किया क्या है, ये मिल जाए
तो मैं इसकी पिटाई लगा दूं, तो उन क्वेश्चंस को पेपर में देख के जो आते होंगे क्वेश्चन उनको खराब नहीं करना। ये हमेशा से इनके पास एग्जाम्स का, जब से मैं 2019 से मैं इनकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मैंने इनके यहाँ ये पैटर्न देखा है। वरना लेक्चर तो पिछले ईयर के भी रिकॉर्डेड बने हुए थे सारे, आपको वो दे देते जैसे बाकी लोग करते हैं, या फिर उनको लाइव प्ले कर देते। हर साल कोशिश होती है कि चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, चीज़ों को ऐड किया जाए, और ये इंप्रूवमेंट आपकी फीडबैक पे ही आएगी। आप लोग ही बताओगे कि पेपर कैसा हुआ और पेपर में क्या क्या आया था। फिर जब नेक्स्ट सेशन हो तो मैं डायरी पे मेंशन करूंगा, नेक्स्ट ईयर के बच्चे होंगे तो उनको फिर बंदा बता देता है, अच्छा यार पिछले सेशन में हमने ये किया था, थोड़ी सी चीज़ जो डिफरेंट आई थी वो ये थी। कल भी मेरी जो आप लोगों के सीनियर्स हैं, इंशाल्लाह जब आप लोगों के एडमिशन हो जाएंगे मैं आप लोगों को उनके नंबर्स वगैरह दे दूंगा। तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा, मैंने कहा यार मैं इनको ये करवा रहा हूँ, दवा कोई चीज़ तुम्हें याद आ रही हो कि जो ना आई हुई हो, मतलब जो हमने की और पेपर में आ गई हो। उसने कहा सर ऐसा कुछ नहीं था। और उसने कहा कि वही बात जो आपने आखिरी दिन की थी, पेपर में भी वही हुआ था, इंटरव्यू में भी वही हुआ था हमारे साथ, कि एग्जामिनर्स विल ट्राई टू ट्विस्ट योर आर्म। वैसे ट्विस्ट योर आर्म तो और है ना, मुहावरा मुहावरा तन तो लिटरल मीनिंग में बाजू में उड़ना, मतलब वैसे तो पंगा करने की कोशिश करेगा आपके साथ। तो डोंट फॉल इन देयर ट्रैप। ट्रैप उनका ये है कि हमने बच्चे का सवाल गलत करना है। एग्जामिनर का मोटिव ये है, ये तुम याद पेपर में इस उसके साथ स्ट्रैटेजी के साथ उतरना है कि जो सवाल एक दो तुम्हें परेशान करेंगे वो तुम्हारे बाकी सवालों को तंग ना करें, छेड़े मत। फिर इट्स अ पेपर बेस्ड एग्जाम। एक मिनट मुझे ये खत्म करने तो फिर मैं एग्जाम अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज हो गया। टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि पानी में प्रेजेंट है, यार पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन वो है तो कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन को डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें बनती इस वजह से है कि वो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो टाइप बन जाती है कोवेलेंट बॉन्ड की। उसकी वजह से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, हमें एडवांटेजेस हैं उसके। एडवांटेजेस उसके ये हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ये है, एक सेकंड ये कॉल आ रही है। अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो है कोवेलेंट बॉन्ड, तो टाइप ऑफ बॉन्ड पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम उसको कहते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या है, इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कलर चेंज ऑफ द सोल्यूशन। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं कि जो इफेक्ट नहीं करती रेट ऑफ रिएक्शन को। ऑस्मोटिक प्रेशर पानी का प्रेशर है, पानी का वेपर प्रेशर लोअरिंग जो है वो सारी की सारी चीजें उसको इफेक्ट करेंगी। कलर चेंज जो है ना सोल्यूशन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है वो। हाँ ये सर कलर चेंज ऑफ सोल्यूशन को हम लोग यूज करते हैं। आप ये कह सकते हो डिफरेंट टेस्ट के अंदर हमारे लिए वो यूज होता है, डिफरेंट चीज़ों की जो प्रेजेंस बनना या ना बनना उसके ऊपर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती है ना सोल्यूशन की, जो कि डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं सोल्यूट के या सॉल्वेंट के। तो कलर चेंजिंग का पार्टिकल्स की प्रेजेंस से ताल्लुक नहीं है, उनकी अमाउंट से, उनकी कंसंट्रेशन से उसका ताल्लुक नहीं है। ये चलो फॉरेन मैक्सिमम कंडक्टिविटी, सोडियम क्लोराइड क्योंकि आयनिक है ना, इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम है। मोलैरिटी साहब की सेम गिवन है। ये एग्जैक्ट पास पेपर्स का है, किसी ईयर का क्वेश्चन, अब याद नहीं है किसी ईयर का है, लेकिन ये एग्जैक्ट आया था क्योंकि बच्चों ने मुझे कहा था, आई रिमेंबर कि सर वो मोलैरिटी साहब की सेम थी, सारे ऑर्गेनिक थे। मैंने कहा एक इनऑर्गेनिक था, उन्होंने कहा जी एक आयनिक था। मैंने कहा तो भाई फिर उसकी होगी ना, गलत क्यों मार करके आए हो, कॉमन सेंस लगाओ। आयनिक कंपाउंड के बारे में हम क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, जब मोल्टन स्टेट में है या हाइड्रोलाइज स्टेट में है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बनाते हैं भाई, आइंस बनाते हैं, तो कनेक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे। Which type of isomerism is shown by CH3O CH3 and C2H5OH? तो इनके बीच में फंक्शनल ग्रुप का आइसोमेरिज्म है भाई, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज है, कोई पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, कोई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म यानी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं है। वजह क्या है भाई, इसका तो फंक्शनल ग्रुप ही अल्कोहल है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ही ये पड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड। एक ये चीज है और एक ये चीज है, तो फंक्शनल ग्रुप्स का ही फर्क है।
आइसोमेरिज्म का तो मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का फर्क हो, केमिकली सेम हो, तो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप ही तब्दील हो गया। लैटिस एनर्जी किसकी हाईएस्ट होगी? अगेन, जिनका बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, क्रिस्टल जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, उतनी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है। आयनिक कंपाउंड बाकी सारे हैं वो नहीं, उनकी भी ज्यादा होती हैं, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज्यादा होगी। जब भी मेटल जो हैं वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो उनकी लेटेस्ट एनर्जी जो है ना, वो चूंकि चार्जेस स्मॉलर आइंस, बाकी आइंस का साइज स्मॉलर है, इसका साइज बड़ा है, लेटेस्ट एनर्जी इनकी ज्यादा होगी, क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। बॉन्ड एंगल मीथेन का 109.5 डिग्री होता है, मुझे तो दोबारा याद हो गया क्योंकि 2-3 दफा मॉक्स में दिया। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल मीथेन का भी देख लेना, वाटर का भी देख लेना। Like, comment, and subscribe.